बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट्स करना ना भूलिए। शुक्रिया। इमरान सीरीज सिल्वर एजेंट शान उस वक्त ब्राजीलिया की लेमो कॉलोनी में था। लेमो कॉलोनी में कोठी नंबर 1140 लैंड की मिल्कियत थी। उस कोठी में जीरो लैंड के 3 एजेंट रहते थे। कहने को तो वो ब्राजील के सरकारी महकमों के मुलाजिम थे, लेकिन दरअसल वो जीरो लैंड के एजेंट थे। ब्राजील में जीरो लैंड का बहुत बड़ा नेटवर्क था। कई शहरों में जीरो लैंड के एजेंट मौजूद थे जो ब्राजील पर हर वक्त नजर रखते थे। शॉन के सामने टेबल पर एक कंप्यूटर, 3 मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोन सेट और चंद फाइलें रखी हुई थी। वो एक फाइल को देख रहा था कि सफेद रंग के टेलीफोन की बेल बजी थी। यस, शॉन स्पीकिंग। बॉस, मैं रॉयल होटल से जॉनसन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। यस, क्या बात है? बॉस, होटल में कुछ लोग आकर ठहरे हुए हैं। वो मुझे मशकूक लगे तो मैंने अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें चेक किया और बातें सुनी तो कंफर्म हो गया कि हमारे मतलूबा आदमियों का ग्रुप तो यही है। जॉनसन, तुम्हें ये लोग क्यों मशकूक लगे? बॉस, उनके साथ एक हबशी है जो उन्हें कमरों में छोड़कर चला गया। बॉस, ये लोग अलग अलग होटल में आए और फिर एक ही कमरे में जमा हो गए। और चूंकि आपने बताया हुआ था कि अगर कोई हबशी होटल में आए तो उसकी कड़ी निगरानी की जाए, लिहाजा उस हबशी को देखकर मैं फौरन ही अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आकर मैंने कंप्यूटर ऑन किया ताकि उनकी गुफ्तगू सुन सकूं और उनके मशकूक होने या ना होने का फैसला कर सकूं। अब मैं उनकी बातें सुन रहा हूं और उनकी हरकतें भी देख रहा हूं। मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। हाँ, तुम्हें कैसे यकीन आया जॉनसन कि ये हमारा पाकिस्तान वाला टारगेट है? बॉस, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कई बार इमरान का नाम लिया, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया है कि ये लोग भी मशकूक हैं। ओके जॉनसन, तुम उन्हें कमरे में ही बेहोश कर दो, फिर उन्हें लेमो कॉलोनी पहुंचा दो। ओके बॉस, ये कुछ ही देर में लेमो कॉलोनी पहुंच जाते हैं। उन्हें लेमो कॉलोनी पहुंचाने के बाद तुमने रिलैक्स नहीं हो जाना। ये अभी एक ग्रुप है, इनके बाद और लोग भी आ सकते हैं। ओके बॉस, ऐसा ही होगा। उन्हें बेहोश कर देने के बाद तुमने मुझे फोन करना है। राइट बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से जॉनसन की आवाज सुनाई दी तो शॉन ने बगैर कुछ कहे रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसे रिसीवर रख के अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि दोबारा सफेद रंग के टेलीफोन की घंटी बजने लगी। शॉन ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। यस, शॉन स्पीकिंग। बॉस, जॉनसन बोल रहा हूँ। हाँ जॉनसन, क्या वो लोग बेहोश हो चुके हैं? यस बॉस, सिवाय हबशी के बाकी तमाम लोग बेहोश हो चुके हैं और उन्हें वैन में डाला जा रहा है। सिवाय हबशी के? कहाँ है ये हबशी? बॉस, हबशी कहीं गया हुआ है। जब वो वापस आएगा तो उसे भी अगवा कर लिया जाएगा। ओके जॉनसन, जो बेहोश हो चुके हैं उन्हें ले आओ, शॉन ने कहा और साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। लेकिन फिर फौरन ही एक ख्याल के तहत उसने सफेद रंग का टेलीफोन सेट का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस, मार्टो स्पीकिंग। मार्टो, जॉनसन कुछ आदमियों को वैन में लेकर आ रहा है। तुम उन अफराद को तहखानों में कुर्सियों पर जकड़ देना और फिर मुझे बताना। ओके बॉस। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी तो शॉन ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद सफेद रंग के टेलीफोन की बेल एक बार फिर बज उठी। यस, शॉन स्पीकिंग। बॉस, जॉनसन साहब कुछ बेहोश अफराद को ले आए हैं। हमने उन्हें तहखाने में पहुंचाकर कुर्सियों पर बांध दिया है। ओके, मैं आ रहा हूँ। चंद मिनटों में शॉन तहखाने में पहुंच गया। ये बहुत बड़ा तहखाना था और उसकी एक दीवार के साथ बहुत सी कुर्सियां लगी हुई थी। 9 कुर्सियों पर 9 अफराद बेहोशी की हालत में रॉड से जकड़े हुए थे। उन अफराद में एक लड़की थी और बाकी मर्द थे। शॉन चंद लम्हे बेहोश अफराद को घूरता रहा, फिर उसने मार्टू की तरफ देखा। बॉस, आपका हुक्म हो तो मैं इन्हें गोलियों से उड़ा दूं? मार्टू ने शॉन से कहा। नहीं, अभी नहीं, ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। अभी का फिलिस्तीनी एजेंटों ने आना है। जब हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे फिर इन सब के मेकअप साफ करेंगे, इन्हें एक दूसरे का दीदार कराएंगे और फिर एक एक करके इन्हें गोली मार देंगे। शान ने मार्टू से कहा। बॉस, क्या मैं इनके मेकअप साफ कर दूं? नहीं, ये काम भी अभी ना करो। जब ये सब यहाँ इकट्ठे होंगे तो फिर इनका मेकअप साफ किया जाएगा। ओके, अब तुम वापस जा सकते हो। हाँ, जैसे ही वो हबशी वापस आए तो उसे भी यहाँ पहुँचाना है। शॉन ने जॉनसन से कहा तो जॉनसन चला गया। मार्टू,
यस बॉस, इस वक्त जो अफराद तुम्हें तहखाने में दिखाई दे रहे हैं ये मामूली अफराद नहीं बल्कि ये खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट हैं, इसीलिए तुम्हें उन पर नजर रखनी है। अगर तुमसे कोई गफलत या गलती हुई तो ये तुम्हें अजियतें दे दे कर मार देंगे। आप फिक्र ना करें बॉस, अब ये जिंदा हालत में कुर्सियों पर से ना उठ सकेंगे। हाँ, काफिरिस्तानी एजेंट आ जाएं, फिर इनसे मालूमात लेने के बाद इनका खात्मा कर देना है। बॉस, अगर काफिरिस्तानी एजेंट ना आए तो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो लोग काफिरिस्तान से रवाना हो चुके हैं, लिहाजा 1-2 दिनों में भी वो लोग पहुंच जाएंगे। मैं ऊपर जा रहा हूं, तुम इन लोगों के पास ही ठहरो। ओके बॉस, मार्टू ने कहा तो शॉन तहखाने से निकलकर ऊपर अपने मखसूस कमरे में आ गया। कुर्सी पर बैठने के बाद उसने कंप्यूटर ऑन कर दिया और कीबोर्ड अपने करीब कर लिया। कंप्यूटर पर अभी उसने कोई प्रोग्राम ओपन नहीं किया था कि सुर्ख रंग के टेलीफोन की बेल बजने लगी। उसने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा और फिर उसने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। यस, शॉन स्पीकिंग। सुपर बॉस स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सुपर बॉस की करख्त आवाज सुनाई दी। यस सुपर बॉस, हुक्म। शॉन, ब्राजीलिया पहुंचकर तुमने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। सुपर बॉस, पाकिस्तानी टीम तो ब्राजीलिया पहुंचकर मेरे कब्जे में आ चुकी है। इस वक्त ये लोग हमारी लेमो कॉलोनी के तहखाने में बेबस पड़े हैं। उन्हें कुर्सियों पर बांध दिया गया है और ये गैस से बेहोश किए गए हैं, लिहाजा जब तक उन्हें एंटी गैस इंजेक्शन नहीं लगेंगे ये होश में नहीं आ सकते। गुड, कितने अफराद हैं ये? बॉस, ये कुल 9 अफराद हैं जिनमें 1 लड़की और 8 मर्द हैं। मर्दों में एक हबशी भी है। तुमने उनका खात्मा नहीं किया अभी तक। सुपर बॉस, इनका हबशी साथी होटल से बाहर गया था, इसीलिए वो अभी तक अगवा नहीं हो सका। हमारे आदमी उसके इंतजार में हैं। जैसे ही वो वापस होटल आएगा हमारे आदमी उसे भी अगवा करके लाएंगे और फिर उन सबको एक साथ ही गोलियां मार दी जाएंगी। शान, ख्याल रखना ये लोग बहुत ही खतरनाक है। सुपर बॉस, मार्टू मशीन गन लिए उन बेहोश अफराद के सरों पर खड़ा है। वो न सिर्फ बेहोश हैं बल्कि बंधे हुए भी हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं। कर्नल फरीदी के साथी अभी तक ब्राजीलिया नहीं पहुंचे। नो सुपर बॉस, अभी तक तो नहीं पहुंचे। जैसे ही वो लोग यहाँ पहुंचेंगे हमारी नजरों में आ जाएंगे और फिर हमने उन्हें भी इसी अंजाम से दो चार करना है जिस अंजाम से इमरान के साथी दो चार होने वाले हैं। इमरान और कर्नल फरीदी अपने साथियों के साथ नहीं है, इसीलिए इन दोनों के साथी इतने खतरनाक नहीं रहे, लेकिन फिर भी तुमने मोहतात रहना है। 100% ना सही, ये लोग 20-25% तो खतरनाक होंगे ही। मैं जानता हूँ सुपर बॉस, और मैं पूरी तरह होशियार हूँ। ओके, इमरान के साथियों का खात्मा करने के बाद तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है। यस सुपर बॉस, शॉन ने कहा तो दूसरी तरफ से कॉल मुनक़ते कर दी गई। उसने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जैसे ही उसने रिसीवर रखा सफेद रंग के टेलीफोन की बेल भी बजने लगी और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शॉन स्पीकिंग। बॉस, हबशी वापस आ गया है और हमने उसे भी बेहोश कर दिया है। गुड, वेरी गुड जॉनसन, तुम जल्दी से हबशी को भी ले आओ। शॉन ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। ओके बॉस, मैं पहुंच रहा हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और जॉनसन की सूरत दिखाई दी। फिर वो कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे उसके 2 मुसल्लह साथी हसी और जिमी भी थे, उनके साथ मार्टू भी था। ले आए हो तुम उस हबशी को? यस बॉस, वो हबशी भी इस वक्त खाने में पहुंच चुका है। बॉस, उस हबशी को मैंने जंजीर से बांध दिया है। मैं तो चाहता था कि काफिरिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंटों का एक साथ खात्मा करूं, लेकिन अभी सुपर बॉस का फोन आया है और सुपर बॉस ने हुक्म दिया है कि इन लोगों का फौरी तौर पर खात्मा कर दिया जाए और जब काफिरिस्तानी एजेंट पकड़े जाएं तो उस वक्त उन्हें खत्म कर दिया जाए। लिहाजा सुपर बॉस का हुक्म मानते हुए मैं इन अफराद को फौरी तौर पर खात्मा कर रहा हूँ, शॉन ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक मशीन पिस्टल निकाल लिया। आओ मेरे साथ, शॉन ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। चंद ही लम्हों बाद वो सब तहखाने में पहुंच चुके थे। तहखाने में पहुंचते ही वो हैरत से उछल पड़े। रानो, मैंने सुना है कि तुम ब्राजील के जंगलात के कीड़े हो। जोसेफ ने अपने सामने बैठे हुए एक बूढ़े आदमी से कहा। उस बूढ़े आदमी की उम्र 80 साल के लगभग थी। ये रानो था जो आज से 2 साल पहले तक गाइड के फराइज सर अंजाम देता रहा था। वो अपनी खिदमत ऐसे अफराद को देता था जो ब्राजील के जंगलात देखना चाहते थे। 2 साल पहले तक वो अच्छा खासा सेहतमंद इंसान था। उसे देखने वाले उसकी उम्र का अंदाजा 60-61 साल लगाते थे, लेकिन 2 साल पहले वो बीमार हो गया और इस बीमारी ने उसे इस काबिल ही ना छोड़ा कि वो अपने काम को बरकरार रख सके। पहले वो मीलों पैदल चल लिया करता था और अब 8-10 कदम चलकर ही उसका सांस फूल जाता था। नौजवान, अब तुम मुझे कीड़ा कह सकते हो। 2 साल पहले तक मैं ब्राजील के जंगलात का अजदहा था, शेर था, चीता था।
जंगली दरिंदे तक मुझसे खौफजदा रहते थे, लेकिन अफसोस के बीमारी ने मुझे कीड़ा बना दिया। रानो, मेरा नाम जोसेफ है और मैं प्रिंस ऑफ अफ्रीका हूँ, अफ्रीका के जंगलात का शहजादा। जोसेफ ने बारोब लहजे में बूढ़े से कहा तो वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। तुम हंस रहे हो मुझ पर? जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में उससे कहा। मैं तुम पर नहीं हंस रहा, बल्कि अफ्रीकी जंगलात पर हंस रहा हूँ। अफ्रीकी जंगलात भला ब्राजील के जंगलात का क्या मुकाबला कर सकते हैं? दुनिया भर में अफ्रीकी जंगलात मशहूर हैं, ब्राजीली जंगलात नहीं। इसकी वजह वहाँ के विच डॉक्टर हैं जोसेफ, जो चंद करतब सीख लेते हैं और फिर दुनिया वालों पर रोक डालते हैं। उन्होंने अफ्रीकी जंगलात को हवा बनाया हुआ है। अच्छा, इन बातों को रहने दो रानो, और ये बताओ कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है? बस क्या कहूँ, कभी खाने को मिल जाता है और कभी नहीं मिलता। रानो ने तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये लो, ये रकम रख लो। जोसेफ ने ब्राजीली करेंसी के नोटों की एक गड्डी उसे देते हुए कहा। ये किस लिए? मैं तुमसे बातें करूंगा और ये उन बातों का मुआवजा होगा। अगर उन बातों के दौरान मुझे कोई काम की बात मालूम हो गई तो मैं तुम्हें इसका मुआवजा अलहदा दूंगा। अच्छा, क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है? 1 घंटा पहले तो नहीं था। 1 घंटा पहले मैं एक जुए खाने में घुस गया और इस जैसी 3 गड्डियां बना लाया। इनमें से मजीद एक गड्डी तुम्हें मिल सकती है और ये भी हो सकता है कि दोनों गड्डियां तुम्हें मिल जाएं। अगर तुम मुझे अपना सारा पैसा दे दोगे तो खुद क्या करोगे? मुझे पैसे की परवाह कभी नहीं रही। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं जुए खाने में चला जाता हूँ और जब बाहर निकलता हूँ तो मेरी जेबें भरी हुई होती हैं। ठीक है, करो तुम बातें। क्या बातें करनी है तुमने? रानो, क्या तुम ब्राजील के जंगलात का रास्ता देखा हुआ है? इस वक्त जो मेरी उम्र है, अगर मुझे इससे 3-4 गुना ज्यादा उम्र भी मिल जाए तो मैं ब्राजील के जंगलात मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकता। आज तक ब्राजील की हुकूमत अंदाजा नहीं लगा सकी कि इसके कितने रकबे पर जंगलात हैं। रानो, ब्राजील के जंगलात में वहशी और आदमखोर कबीले हैं। तुम जानते हो कि इन कबाइल में वहशियों की कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं? 3-4 जुबानों के बारे में तो मैं जानता हूँ, रानो ने कहा, और फिर उसने जुबानें बता दी। ये जुबानें तो मुझे भी आती हैं। जोसेफ, तुम अफ्रीका के रहने वाले हो, तुम्हें ब्राजीली वहशियों की जुबान कैसे आती है? मैं वहशी कबाइल का प्रिंस हूँ, चाहे वो कबीले अफ्रीकी जंगलात के हों या ब्राजीली जंगलात के। जोसेफ ने कहा तो बूढ़े रानो ने उसे खौफजदा निगाहों से देखा। क्या तुम भी आदमखोर वहशी हो? बूढ़े रानो ने खौफजदा लहजे में जोसेफ से पूछा। नहीं, मैंने कभी इंसानी गोश्त नहीं खाया और अब तो मैं कई बरसों से तहजीब याफ्ता दुनिया में रहता हूँ, लेकिन मैं कबाइली जुबानें और रस्मों रिवाज अभी तक नहीं भूला। अफ्रीका से यहाँ आते हुए मैंने ब्राजीली कबाइलियों की जुबान को पढ़ा है। वो अफ्रीकी वहशी कबाइली जुबानों से मिलती जुलती हैं। हाँ, मुझ जैसा गाइड कोई इंसान जब जदीद दुनिया में आने जाने लगता है तो फिर वो बहुत सा इल्म भी दुनिया वालों को देता है। इसीलिए कबाइली जुबानों की किताब भी अब नजर आ जाती हैं, लेकिन ये जदीद दुनिया के लोगों की समझ में नहीं आती, इसीलिए लोगों को इन किताबों में दिलचस्पी नहीं। रानो, मुझे मालूम हुआ है कि ब्राजील के जंगलात में कहीं कोई जदीद शहर बनाया गया है। ये कैसे मुमकिन है कि ब्राजील के जंगलात में जदीद शहर बना लिया गया हो? ऐसा हुआ है रानो, और मैं उसे ही देखने ब्राजील में आया हूँ। तुम्हें गलत इत्तला मिली है जोसेफ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इस बात को अभी रहने दो। तुम ये बताओ कि तुम ब्राजील के जंगलात में कहाँ तक गए हो? मैं बहुत अंदर तक गया हुआ हूँ। मैंने कई वहशी कबाइलियों को अपनी आंखों से देखा है और मेरी एक वहशी से तो दोस्ती भी हो गई थी। उसे जदीद दुनिया देखने का शौक था और मैंने उसे जदीद दुनिया की सैर कराई थी। मैं कई बार उससे मिलने गया था। क्या नाम था उस वहशी का और वो किस कबीले से ताल्लुक रखता था? उसका नाम, रानो ने सोचते हुए कहा और फिर चंद लम्हे तक सोचता रहा। हाँ, याद आ गया, उसका नाम रागाली था और उसके कबीले का नाम बासु कबीला था। रानो, सोचकर बताओ कि कभी तुमने उन जंगलात की कोई अजीब बात सुनी हो? अगर तुम्हें कोई ऐसी बात याद आ गई तो करेंसी नोटों का ये बंडल तुम्हारा हो जाएगा। नोटों का बंडल देखकर रानो की आंखों में चमक पैदा हो गई और वो सोच में डूब गया। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि उसी रागाली ने मुझे एक बात बताई थी जो मुझे बहुत अजीब महसूस हुई थी। रानो, कोई फर्जी बात मुझे ना बता देना। सच और झूठ को परखने की मुझ में कुदरती सलाहियत मौजूद है। जोसेफ ने उसे तनबीह करने वाले अंदाज में कहा। मुझे अंदाजा है कि तुम खतरनाक आदमी हो और झूठ पर तुम मुझे कत्ल भी कर सकते हो। कत्ल नहीं, झूठ बोलने वाले को तो मैं अजियतनाक मौत मारता हूँ। हाँ, तुम ऐसा ही करते होगे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा।
ओके बताओ, उसने तुम्हें क्या अजीब बात बताई थी? मुझे अच्छी तरह याद कर लेने तो। हाँ, उसने मुझे बताया था कि उसने एक बार आसमान पर स्याह बादल के एक टुकड़े को जमीन पर उतरते देखा। जब वो टुकड़ा जमीन पर आ गया तो उसके मजीद कई टुकड़े हुए और उसमें से एक काली चीज बरामद हुई। फिर उस चीज में से एक इंसान बाहर आया जिसे रागाली ने देवता समझा। रागाली ने उसे दूर से देखा था और देवता समझकर वो फौरन ही झुक गया था। हाँ, उस इंसान या देवता ने रागाली को देखा था? नहीं, रागाली एक वहशी और जंगली इंसान था जो कि बहुत वहमी होते हैं। उसने सोचा कि वो करीब गया तो देवता उससे नाराज हो जाएगा, लिहाजा वो वहां से भाग आया। रागाली से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? तकरीबन 3 साल पहले मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई थी। बासु कबीला तुमने देखा हुआ है? मैं उस कबीले के बहुत करीब तो नहीं गया, बस दूर से देखा हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कबीला कहाँ है? ड्रम सिटी से 200 किलोमीटर दूर एक जंगल शुरू होता है। उस जंगल में 10 दिन के मुसलसल पैदल सफर के बाद शुमाल मशरक में ये कबीला आबाद है। लेकिन उस कबीले तक पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि रास्ते में खौफनाक दलदले, जहरीले कीड़े, दरिंदे, हशरात और यहाँ तक के आदमखोर दरख्त भी पाए जाते हैं। तुम भी तो उस कबीले तक पहुंच गए थे। मेरे साथ तो रागाली था और वो जंगल के रास्तों से वाकिफ था, इसीलिए मैं उसके कबीले के करीब तक गया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जंगलात का शहजादा हूँ। दरिंदे मुझसे हाल अहवाल पूछते हैं और दरख्त मेरे कानों में सरगोशियां करते हैं। ठीक है, अगर तुम जिंदगी से बेजार आए हो जोसेफ तो जरूर जाओ। अब अगर तुम मुझे नक्शा बनाकर बासु कबीले के रास्तों के मुतालिक समझा दो तो ये खुशबूदार करेंसी नोट तुम्हारे हो जाएंगे। जोसेफ ने ब्राजीली करेंसी नोटों का बंडल उसकी नाक से लगाते हुए कहा, तुम जंगली रास्तों को समझ सकोगे? रानो ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि मैं खुद प्रिंस ऑफ जंगल हूँ। मैं शहरी रास्तों की निस्बत जंगली रास्तों को ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, कागज और कलम मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें नक्शा बनाकर दूं और साथ ही समझा भी दूं। रानो ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ ने जेब से कलम और कागज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। कोशिश करता हूँ मैं, रानो ने जोसेफ से कागज और कलम लेते हुए कहा। वो काफी देर तक कागज पर झुका रहा और कागज पर उल्टी सीधी लाइनें डालता रहा। काफी देर बाद उसने सर उठाया और जोसेफ की तरफ देखा। मुझसे जैसे भी नक्शा बना है मैंने बना दिया है, आओ अब मैं तुम्हें समझा भी दूं। रानो ने जोसेफ से कहा। जोसेफ उसके करीब हो गया और रानो ने वो नक्शा जमीन पर फैला दिया। उसके बाद वो जोसेफ को समझाने लगा। नक्शा समझने के साथ साथ जोसेफ रानो से मुख्तलिफ सवालात भी करता रहा। मुझे यकीन है कि तुम्हारी ये बातें मेरे बहुत काम आएंगी, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर नोटों का ये बंडल मेरा हुआ ना? रानो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये नोट तुम्हारे हुए, जोसेफ ने उसे कहा और फिर उसने ब्राजीली करेंसी का बंडल रानो को दे दिया। ओह शुक्रिया शुक्रिया, तुम फिर कब जुआ खेलने जाओगे? मुझे जरूर बताना, रानो ने खुशी से मामूर लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, अब मैं चलता हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर वो उठकर रानो के छोटे से घर से बाहर आ गया। गली से होता हुआ वो सड़क पर आ गया। सड़क पर ट्रैफिक का हजूम था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बस स्टॉप तक पहुंच गया। बस स्टॉप के करीब ही 2-3 टैक्सियां खड़ी थी और वो एक टैक्सी में बैठ गया। यस सर, कहाँ जाइएगा? रॉयल होटल चलो। तकरीबन 10 मिनट के बाद टैक्सी रॉयल होटल के सामने जाकर रुक गई। जोसेफ ने मीटर देखा, किराया और टिप दे दिया और उसके बाद वो टैक्सी से नीचे उतरा। जोसेफ ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। बहुत से लोग आ जा रहे थे लेकिन जोसेफ को मशकूक आदमी कोई भी नजर न आया। वो होटल के गेट की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होकर उसने एक नजर हॉल पर डाली। उस वक्त हॉल में ज्यादातर अफराद नहीं थे, बहुत सी मेजें खाली थीं। हॉल का जायजा लेने के बाद जोसेफ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। 2 मिनट बाद वो अपने कमरे के सामने पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चला गया। फिर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि उसका सर चकराने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की छत और दीवारें तेजी से घूम रही हों। चंद लम्हों बाद उसका सर सामने रखी हुई मेज पर जा लगा। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। हमें मालूम है कि तुम मुताले के शौकीन हो, इसीलिए हमने इस कमरे में बहुत सी किताबें रख दी हैं, सिंगी ने इमरान से कहा। वो और तोरिसिया अभी कमरे में दाखिल हुए थे। इमरान कुर्सी पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। वो जब से यहाँ आया था सिर्फ किताबें ही पढ़ रहा था। भतीजों के शौक पूरे करना चचाओं के फरज में शामिल होता है,
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ किताबों में ही ना खोए रहा करो, कुछ घूमो फिरो भी, तेरेसिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये भी खूब कही, बाहर जाते वक्त तुम दरवाजा बंद कर जाती हो, जो खुलने का नाम ही नहीं लेता, अब मैं कैसे बाहर निकल कर घूमूं फिरूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारा मूड सैर करने का हो तो हम तुम्हें अभी जीरो लैंड की सैर करा देते हैं, सिंगी ने कहा। हाँ दिखा दो, हम भी देखे तुम्हारा जीरो लैंड। तुम्हारी साथी जूलिया को मैंने इस कमरे में बुलवा लिया है, वो आ जाए तो फिर हम चारों सैर के लिए निकलेंगे, तेरेसिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक लड़की अंदर आ गई। उस लड़की के कंधे पर जूलिया थी जो उस वक्त बेहोश थी। इसे बेड पर लिटा दो, तेरेसिया ने तहक्कुमाना लहजे में लड़की से कहा, तो उसने जूलिया को बेड पर लिटा दिया। सीता, अपने साथ एंटी गैस इंजेक्शन भी लाई हो? सिंगी ने लड़की से पूछा। यस सर, सीता ने कहा और फिर उसने जैकेट की जेब से एक डिस्पोजेबल सिरिंज और एक इंजेक्शन निकाल ली। उसके बाद उसने इंजेक्शन तैयार किया और जूलिया के बाजू में लगा दिया। ओके सीता, अब तुम जा सकती हो। ओके मिस, थैंक यू, सीता ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद जूलिया के जिस्म में हरकत के आसार पैदा हुए और फिर कुछ ही देर बाद जूलिया को होश आ गया। वो उछलकर खड़ी हो गई। तेरेसिया, इस दफा तो सिंगी ने मुझ पर गैस फायर करके तुम्हारी जान बचा ली है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम हर बार बच जाओ। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो उसे छुरी के नीचे आना ही पड़ता है, जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है जूलिया कि सिंगी ने लड़ाई बंद कराने के लिए हम पर गैस फायर कर दी। अगर सिंगी मुदाखलत ना करता तो ये लड़ाई बंद ना होती। क्या मतलब, क्या तुम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी? इमरान ने चौंकते हुए कहा। नहीं, हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है। जूलिया, इमरान तो जीरो लैंड की सैर करने जा रहा है, क्या तुम भी उसके साथ जाओगी? हाँ, मैं भी तो तुम्हारे जीरो लैंड को देखूं, जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आओ फिर चलें, तेरेसिया ने कहा और फिर उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे सिंगी, इमरान और जूलिया भी कमरे से बाहर आ गए। इमरान ने देखा कि ये एक छोटी सी और खूबसूरत इमारत थी जिसकी दीवारें बहुत ही बुलंद थी। तुम लोग जीरो लैंड की सैर पैदल करना चाहोगे या कार में? हम पैदल ही सैर करेंगे, इमरान ने सिंगी से कहा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, सिंगी ने कंधे उचकाते हुए कहा और फिर वो गेट की तरफ बढ़े। गेट बहुत बड़ा था और उस पर सिल्वर कलर किया गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस इमारत से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने बहुत कुशादा सड़कें देखी जो शीशे की तरह चमकती हुई नजर आ रही थीं। सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा रश नहीं था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से सड़क पर पैदल चल रहे थे। यहाँ बहुत सी बिल्डिंग्स थी जो साइज में छोटी बड़ी थी, लेकिन रंग सबका एक ही जैसा था। सब इमारतें सिल्वर रंग की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। उन्हें दो चौक भी दिखाई दिए थे, चौकों पर फव्वारे लगे थे। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत था। जूलिया और इमरान दिलचस्प नजरों से इर्द गिर्द की चीजों को देख रहे थे। क्यों इमरान, जीरो लैंड पसंद आ रहा है ना? तेरेसिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बात तो यह है कि ये जीरो लैंड नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है कि तुम और हम इस वक्त जीरो लैंड में हैं, सिंगी ने कहा। मैं जानता हूँ कि जीरो लैंड कहीं फिजा में कायम किया गया है, जबकि हम इस वक्त जमीन पर हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम कैसे कह सकते हो भतीजे कि हम जमीन पर ही हैं? जमीन पर कहीं कहीं जो मिट्टी है, मैं उस मिट्टी की वजह से कह रहा हूँ कि हम जमीन पर ही हैं। इमरान, छोड़ो इन बातों को और जीरो लैंड की खूबसूरती को एंजॉय करो। तेरेसिया मीठी नजरों से इमरान को देखने लगी। जूलिया को उसके इस अंदाज पर गुस्सा आ गया और उसने बाजू घुमाकर तेरेसिया के पेट में मारा। तेरेसिया के मुंह से ओख की आवाज निकली और वो दोहरी हो गई, लेकिन फिर उसी लम्हे उसकी टोकर जूलिया की पुश्त पर लगी और जूलिया लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अभी वो उठने की कोशिश ही कर रही थी कि एक बार फिर उसकी कमर पर लात लगी और वो औंधे मुंह फुटपाथ पर गिरी, लेकिन अगले ही लम्हे वो स्प्रिंग की तरह उछली और काफी बुलंदी तक चली गई। बुलंदी पर जाते ही वो उकाब की सी तेजी से वापस जमीन की तरफ पलटी और तेरेसिया पर झपटी। तेरेसिया को अपने साथ लेते हुए फुटपाथ पर गिर गई। तेरेसिया ने नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने उसके बाल पकड़े और उसके सर को फुटपाथ से टकराने लगी। तेरेसिया की नजरों के सामने सितारे झिलमिलाने लगे और उसने तड़प कर करवट बदली। उसके करवट बदलने की वजह से जूलिया उसके पहलू में गिर गई और तेरेसिया के बाल उसके हाथ से छूट गए। साथ ही तेरेसिया का मुक्का भी उसके पहलू में पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियां टूट गई हों। दर्द की शदीद तरीन लहरें उसके सारे जिस्म में दौड़ने लगी।
लेकिन इस दर्द के बावजूद उसने बिजली की सी तेजी से करवटें बदली और तेरेसिया से दूर हो गई। वो फुटपाथ से उठ ही रही थी कि तेरेसिया ने उस पर छलांग लगा दी। उठते उठते जूलिया दोबारा जमीन पर लेटी और उसने बर्क रफ्तारी से एक करवट भी बदली। तेरेसिया उस जगह आ गिरी जहां निसफ सेकंड पहले जूलिया मौजूद थी। तेरेसिया फुटपाथ पर गिरी ही थी कि उसके सर पर जूलिया की ठोकर लगी और उसका माथा फुटपाथ की सख्त जमीन से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने फौरन ही खुद को संभाला। उसने जूलिया का वो हाथ पकड़ लिया जो मुक्के की सूरत में उसके मुंह के करीब पहुंच ही चुका था। उसने जूलिया का हाथ दोनों हाथों से पकड़कर मरोड़ना चाहा, लेकिन जूलिया ने दूसरे हाथ का मुक्का उसके हाथ पर दे मारा। उसके सर को झटका दिया और उसका सर फिर फुटपाथ से टकरा गया। जूलिया के हाथ पर उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई तो जूलिया ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान ये लड़ाई जारी रहती, वहाँ एकदम ही धुआं सा फैल गया और उस धुएं की वजह से सिर्फ जूलिया और तेरेसिया ही नहीं बल्कि इमरान और सिंगी भी, जो इस दौरान लाताल्लुक से एक तरफ खड़े हुए थे, बेहोश होकर गिर पड़े। जोसेफ को होश आया तो उसने खुद को एक कुर्सी पर बंधे हुए पाया। फिर उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसके तमाम साथी भी मौजूद थे और वो सब भी रॉड्स वाली कुर्सियों से जकड़ दिए गए थे। उसे उसकी जसामत की वजह से जंजीर से बांधा गया था। रॉड उसके जिस्म पर फिट ना हो सके होंगे। उसके बाद उसने कमरे का जायजा लिया तो उसे अंदाजा हो गया कि वो तय खाने में है। जायजा लेने के बाद उसने जंजीरें तोड़ने के लिए जोर लगाया। दुश्मनों के आने से पहले खुद को आजाद कराना जरूरी था, वरना उन सब की जिंदगियां खतरे से दो चार हो सकती थी। जंजीर बहुत ही मजबूत थी और जोर लगाने से जोसेफ का सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। तकरीबन 5 मिनट तक जोर लगाने के बाद जंजीर एक झटके से टूट गई। चूंकि जोसेफ ने आगे की तरफ जोर लगाया हुआ था, इसीलिए जंजीर के टूटते ही वो फर्श पर जा पड़ा। फर्श पर गिरते ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। होटल के कमरे में वो गैस की वजह से बेहोश हुआ था। उसने सोचा कि उसके साथी भी यकीनन गैस की वजह से बेहोश हुए होंगे। कमरे में पहुंचते ही उसे बू का एहसास हो गया था और उसने फौरन ही अपनी सांस रोक ली थी। जहन को भी ब्लैंक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी गैस ने उस पर असर किया था, लेकिन ये असर बहुत कम था। शायद इसी वजह से वो खुद ब खुद होश में आ गया था। अगर उस पर गैस का मुकम्मल असर होता तो फिर शायद वो खुद ब खुद होश में नहीं आ सकता था। जंजीर से आजाद होते ही वो एक दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ा। तहखाने का जायजा लेते वक्त उसने उस अलमारी को भी देख लिया था और उसके ख्याल के मुताबिक उस अलमारी में एंटी गैस इंजेक्शन मौजूद होने चाहिए। उसने अलमारी खोली तो अलमारी में बहुत सा सामान रखा हुआ नजर आया। उस सामान में मेडिकल बॉक्स भी था। उसने मेडिकल बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें सिरिंजें, ताकत के इंजेक्शन, एंटी गैस, कॉटन, मुख्तलिफ महलूल की चंद बोतलें और दीगर भी बहुत सी दवाइयाँ मौजूद थी। इस वक्त उसे सिर्फ एंटी गैस इंजेक्शन की जरूरत थी। उसने 3 इंजेक्शन और सिरिंज उठाई और फिर 2 ही मिनट में वो तमाम साथियों को इंजेक्शन लगाकर फारिग हो चुका था। इंजेक्शन लगाने के बाद उसने रॉड्स और कुर्सियों का जायजा लिया तो उसे कुर्सियों की पुष्ट पर एक एक बटन नजर आ गया। उसने जैसे ही वो बटन दबाए, रॉड्स गायब हो गए। रॉड्स के गायब होने के बाद वो अपने साथियों को गौर से देखने लगा। अब उनके जिस्मों में हरकत के आसार नजर आने लगे थे। अभी उसके साथी पूरी तरह होश में नहीं आए थे कि उसे सीढ़ियों पर आहट महसूस हुई और उसने चौंक कर सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों पर उसे 5 आदमी दिखाई दिए। उन सब की आंखों में हैरत के तासुरात थे। शायद वो जोसेफ को होश में और आजाद देखकर हैरान हो रहे थे। उन 5 में सबसे आगे जो था उसके हाथ में मशीन पिस्टल था, जबकि आखिरी 2 आदमियों के कंधों पर मशीन गने थी। जोसेफ के ख्याल के मुताबिक सबसे आगे उनका बॉस था। उसने मशीन पिस्टल का रुख जोसेफ की तरफ कर दिया और ट्रिगर पर दबाव डाला, लेकिन जोसेफ अपनी जगह पर पुरसकून खड़ा रहा। वो जानता था कि जब तक ये अपनी हैरत दूर नहीं करेगा उसे गोली नहीं मारेगा। जैसे ही सबसे आगे वाले आदमी ने जोसेफ की तरफ मशीन पिस्टल का रुख कर दिया, मशीन गनों से मुसल्लह आदमियों ने भी अपने कंधों से मशीन गन उतार कर जोसेफ की तरफ कर ली और वो होशियार नजर आने लगे। मशीन पिस्टल वाला चंद लम्हे तो जोसेफ को घूरता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। फिर वो सब सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंच गए और इस दौरान सफ्तर वगैरह भी मुकम्मल होश में आ गए। तुम खुद ब खुद कैसे होश में आ गए और तुमने जंजीर कैसे खोल ली? मशीन पिस्टल वाले ने जोसेफ से पूछा। पहले तुम अपना तारुफ कराओ, फिर मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब दूंगा जिनके जवाब मुझे आते होंगे। मेरा नाम शॉन है और मैं इनका बॉस हूँ। जीरो लैंड में तुम्हारी कोई हैसियत भी है या तुम बेहैसियत आदमी हो?
یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، اب تم نے سوال نہیں کرنے، صرف جواب دینے ہیں۔ اوکے، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم خود بخود ہوش میں کیسے آ گئے؟ میں بے ہوش کیسے ہوا اور ہوش میں کیسے آیا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ زنجیر تم نے کیسے کھولی؟ زنجیر میں نے کھولی نہیں ہے بلکہ توڑ دی ہے، تم دیکھ سکتے ہو کہ زنجیر ٹوٹی ہوئی ہے۔ جوزف نے شون سے کہا تو شون اور اس کے ساتھیوں کی نظریں بے اختیار زنجیروں کی طرف گئیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جوزف، تنویر اور خاور اپنی جگہ سے اچھلے اور اڑتے ہوئے مسلح افراد سے جا کر ٹکرائے۔ جوزف شون سے ٹکرایا تھا اور وہ جوزف کے بھاری جسم کے نیچے دب گیا۔ اس نے جوزف کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ جوزف نے اس کی کنپٹی پر ایک مکہ جڑ دیا۔ شون کو ایسے لگا جیسے کوئی بھاری پتھر اس کی کنپٹی پر لگا ہو۔ جوزف کا ایک ہی ہاتھ اسے کافی رہا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جوزف اس کے اوپر سے اٹھ گیا۔ پھر اس نے تنویر اور خاور کی طرف دیکھا، وہ باقی افراد کا خاتمہ کرنے کے بعد کڑے ہاتھ جاڑ رہے تھے۔ انہیں مطمئن دیکھ کر جوزف نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس نے شون کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور کرسی کی پشت پر لگا بٹن پریس کر دیا۔ راڈ ظاہر ہو گئے اور شان راڈز میں جکڑ گیا۔ جوزف الماری کی طرف بڑھا، اس نے اسے کھولا اور ایک خنجر نکال لیا۔ جوزف، ایسے کام ہمیں کہہ دیا کرو، آخر تم ہمارے لیڈر ہو، نعمانی نے جوزف سے کہا۔ نعمانی صاحب، جنگلات میں آپ کا قائد ہوں، وہاں تک میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن آپ پر حکم چلانے کا مجھے کوئی اختیار نہیں۔ چیف نے تمہیں لیڈر بنا کر بھیجا ہے اور لیڈر حکم دے سکتا ہے، صدیقی نے کہا۔ آپ سب میرے باس، میرے آقا کے ساتھی ہو اور غلام اپنے آقا کے ساتھیوں پر حکم نہیں چلا سکتا، جوزف نے کہا۔ تو ان سب نے عمران کے لیے جوزف کی عقیدت کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور ان سب کے چہروں پر جوزف کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ جوزف ان کے تاثرات سے بے نیاز شون کے سامنے کے رخ پر آ گیا اور اس نے ایک بھرپور تپڑ شون کے منہ پر جڑ دیا۔ اس تپڑ کی آواز پورے تہ خانے میں گونجی۔ یہ تپڑ اتنا زوردار تھا کہ شون کا گال پٹ گیا اور پٹے ہوئے گال سے خون رسنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شون چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ شون، تم زیرو لینڈ کے اہم آدمیوں میں سے ہو؟ نہیں، میں تو ایک معمولی سا کارندہ ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت برازیل آئے ہیں؟ اس مرتبہ روشنی نے شون سے پوچھا۔ ہاں، تمہارا ساتھی علی عمران اغوا ہو گیا ہے اور تم اسے تلاش کرنے آئے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ عمران کو سلور سٹی پہنچایا گیا ہے۔ ہاں، عمران اور تمہاری ساتھی لڑکی جولیا سلور سٹی میں ہے۔ تم سلور سٹی کے بارے میں جانتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم عام سے کارندے نہیں ہو۔ سلور سٹی کا نام تو زیرو لینڈ کا عام ورکر بھی جانتا ہے، میں تو پھر بھی برازیلیا میں زیرو لینڈ کا انچارج ہوں۔ روشنی کے طنز کے جواب میں شون نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ شون، ہمیں سلور سٹی تک پہنچنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے، اگر کسی کو سلور سٹی کا راستہ معلوم ہو تو پھر پوچھ لو، شون نے بدستور طنزیہ انداز میں کہا۔ ہم کسی سے نہیں، صرف تم سے پوچھ رہے ہیں، جوزف نے اس مرتبہ کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں، میں تو کبھی بھی سلور سٹی نہیں گیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری توڑ پھوڑ نہ ہو، لیکن جب تم خود ہی اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں، جوزف نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا۔ میں پہلے تمہاری دونوں آنکھیں نکالوں گا اور رفتہ رفتہ تمہارا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں گا، جوزف نے سرد لہجے میں کہا اور شان کی طرف بڑھا، لیکن شون پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ وہ زیرو لینڈ کا ایجنٹ تھا اور ایسی دھمکیوں کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ جوزف نے ایک دو لمحے تو اس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن جب اس نے جواب نہ دیا تو جوزف کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا تو اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ اس کی ایک آنکھ فرش پر آ گری تھی۔ وہ روڈ سے جکڑا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ آنکھ نکالنے کے بعد جوزف نے خنجر چلایا اور اس دفعہ شون کا ناک آدھے سے زیادہ کٹ گیا۔ شون کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ جوزف نے اس کی دوسری آنکھ پر انگوٹھا رکھا اور ناک کے کٹے ہوئے حصے پر خنجر کا دستہ مارا تو شون کی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تمہیں سلور سٹی کا راستہ معلوم ہے شون؟ نہیں۔ اوکے، اب میں تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال رہا ہوں، جوزف نے کہا اور اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کر لیا۔ ٹھہرو، بتاتا ہوں، شون نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی وقت اس کے منہ سے خون ابل پڑا اور اس کا سر ایک طرف گر گیا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ تو مر گیا، جوزف نے شون کو مرتے دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ زیرو لینڈ کا ایجنٹ تھا، اس سے سلور سٹی کا ایڈریس معلوم کر لینا ممکن نہیں تھا، صفدر نے جوزف سے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہاں تو زیرو لینڈ کے اور ایجنٹ بھی آ سکتے ہیں، چوہان نے کہا۔ اوپر بھی لوگ موجود ہوں گے، ہمیں ان کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور جوزف معلومات لینے گیا تھا، یہ کوئی
ना कोई बात तो मालूम कर ही आया होगा। हाँ, इनका असलहा उठा लो और ऊपर चलो। सफदर ने कहा तो उन्होंने 2 मशीन गने और पिस्टल मशीन उठा लिए। अलमारी में भी असलहा मौजूद है, बाकी साथी वहां से असलहा उठा सकते हैं, जोसेफ ने कहा। बाकी साथियों ने भी अलमारी से मशीन पिस्टल उठा लिए और उन पर साइलेंसर भी फिट कर लिए। इसके बाद वो ऊपर पहुंचे। ऊपर 10 आदमी थे, उन्होंने उन सब का खात्मा कर दिया। हमें यहाँ की तलाशी भी ले लेनी चाहिए, हो सकता है कि कोई काम की बात मालूम हो जाए, सुलेमान ने कहा, जो कि इस तमाम अरसे में खामोश रहा था। उसकी बात सुनकर सबने इस बात में सर हिलाया और मुख्तलिफ कमरों में फैल गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो इकट्ठे हुए। ये एक डायरी है जिस पर शॉन लिखा हुआ है, रोशनी ने उन सबके आगे एक डायरी को करते हुए कहा, जबकि बाकी किसी भी साथी को कोई काम की चीज नहीं मिली थी। अब यहाँ निकलने की जाए। डायरी हम कहीं और जाकर पढ़ लेंगे, मुझे अब यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, जोसेफ ने कहा। तो वो सब उस कोठी से बाहर निकल आए। अभी वो कोठी से चंद मीटर दूर ही गए होंगे कि उन्हें धमाकों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। जिस कोठी में वो चंद लम्हे पहले मौजूद थे वो मलबे का ढेर बन चुकी थी और वहाँ से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। इमरान को भी कबल इस वक्त खतरे का एहसास हो जाता है और जोसेफ को भी, तनवीर ने कहा। हाँ, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इसमें इमरान साहब और जोसेफ की खूबी नहीं है, सिद्दीकी ने कहा। हमें खुद ही कोई ठिकाना देखना चाहिए, हम इतने सारे लोग हैं, फौरन ही नजरों में आ सकते हैं, रोशनी ने उनसे कहा। तो उसी वक्त उन्हें एक कोठी पर बराए फरोख्त का बोर्ड लगाया हुआ नजर आ गया। उस वक्त उससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती थी, लिहाजा चंद ही लम्हों में वो सब उस कोठी के अंदर बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने शॉन की डायरी पढ़ी। डायरी में एयर कार का जिक्र था और उसकी तफसीलात भी बताई गई थी। रोशनी ने सबको एयर कार की तफसीलात पढ़कर सुना दी। मुझे यकीन है मिस रोशनी कि अब हम सिल्वर सिटी पहुंच जाएंगे, जोसेफ ने रोशनी से कहा। क्या उस एयर कार के जरिए? हम ये एयर कार कहाँ से लाएंगे? हम बगैर एयर कार के ही सिल्वर सिटी पहुंच जाएंगे, जोसेफ ने सोचते हुए कहा। हम हेलीकॉप्टर या जहाज पर भी सिल्वर सिटी पहुंच सकते हैं, लेकिन सिल्वर सिटी की लोकेशन तो हमें मालूम हो। क्या तुम्हें मालूम है कि सिल्वर सिटी है कहाँ? तनवीर ने जोसेफ से कहा। नहीं मालूम मिस्टर तनवीर, लेकिन ये बात मालूम हो जाएगी, जोसेफ ने एतमाद भरे लहजे में कहा। मालूम हो जाएगी, लेकिन कैसे? कौन बताएगा कि सिल्वर सिटी कहाँ है? सिद्दीकी ने कहा। एक नक्शा है तो सही सर जोसेफ के पास, तनवीर ने तंजिया लहजे में कहा। उस नक्शे से तो हमें कोई मदद नहीं मिल सकती। उस नक्शे में मकामात के नाम तो लिखे हुए हैं ही नहीं, सिर्फ जंगलात दिखाई गए हैं। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि हम सिल्वर सिटी तक पहुँच जाएंगे, जोसेफ ने पुरयकीन लहजे में कहा। कैसे मिस्टर जोसेफ, कैसे? तनवीर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ब्राजील के जंगलात में एक कबीला है जिसका नाम बासु कबीला है। उस कबीले के एक वहशी का नाम रागाली है। जोसेफ ने कहना शुरू किया, लेकिन तनवीर ने उसे दरमियान में ही टोक दिया। हमें कोई बरसों पुरानी कहानी सुना रहे हो कि एक बादशाह था, उसका एक ही बेटा था जो बहुत बहादुर था, जिसका नाम शहजादा आफ्ताब था। तनवीर ने मुंह बनाते हुए तंजिया लहजे में कहा। तनवीर, इसकी बात तो पूरी सुन लो, फिर अगर काबिले तनकीद हो तो तनकीद भी कर लेना, रोशनी ने कहा। जोसेफ, तुम तनवीर की बातों को खातिर में ना लाओ, अपनी बात जारी रखो, सफदर ने कहा। जी बेहतर सफदर साहब, उस रागाली ने जंगलात में कहीं एयर कार देखी है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरी मुलाकात एक बूढ़े गाइड से हुई है। वो ब्राजील के जंगलात में गाइड के फराइज सरंजाम देता रहा है, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात चंद ऐसे जंगलियों से भी होती रही थी जो जदीद दुनिया देखने के बाद जदीद दुनिया में आने जाने के शौकीन हुए थे। उन्हें जंगलियों में से एक का नाम रागाली था और रागाली ने जब एयर कार देखी तो उसने यही समझा कि ये किसी देवता की सवारी है और उसमें से कोई देवता ही बाहर निकला है। सो उसने दूर से ही देवता को सजदा किया और फिर भाग गया, जोसेफ ने कहा। और फिर उसने बूढ़े गाइड से मुलाकात की तफसीलात बता दी। वेरी गुड जोसेफ, ये तो तुमने बहुत अहम बात मालूम की है, तनवीर ने फौरन ही उसकी तारीफ करते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब हमें पहले रागाली को ढूंढना पड़ेगा, वही हमें उसी जगह ले जाएगा जहां उसने ये एयर कार देखी थी। सिल्वर सिटी वहां से कहीं करीब ही होगा। जी हाँ मिस रोशनी, ऐसा ही है।
जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। बासु कबीले के मुतालिक उस बूढ़े गाइड ने कुछ बताया कि वो कहाँ है? नोमानी ने पूछा। सही लोकेशन तो वो नहीं बता सका, अलबत्ता उसने अपने अंदाजों के मुताबिक बताया है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अंदाजों के मुताबिक भी बासु कबीले तक पहुंच जाएंगे। जोसेफ, ये जंगलात कहाँ से शुरू होते हैं? ब्राजील के कई शहर ऐसे हैं जिनके बाद जंगलात शुरू हो जाते हैं, लेकिन ब्राजीलिया से 1000 किलोमीटर दूर बरामा सिटी है। ये ब्राजील का आखिरी जदीद शहर है। उसकी हदूद खत्म होने के बाद जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरू में ये जंगलात कम घने हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जंगलात घने ही होते जाते हैं। फिर उनमें वहशी कबाइल भी आते हैं जिनकी जंगलात में अपनी अपनी हदूद होती हैं। जंगली दरिंदे, परिंदे, जानवर, हशरात, दलदले, आदमखोर दरख्त, उड़ने वाले सांप, अजदहे और दीगर तमाम खतरनाक दुश्मन इन जंगलात में पाए जाते हैं। जोसेफ, इन जंगलात में सफर तो हमें पैदल ही करना पड़ेगा ना? सुलेमान ने जोसेफ से कहा। तुम पैदल सफर ना करना, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा। जोसेफ ने सुलेमान से कहा। मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ जो तुम मुझे कंधे पर उठाओगे? सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। फिर ऐसे बचकाना सवाल भी ना किया करो। जब मैंने मोहतरम जनाब X2 से टीम के साथ जाने की इजाजत मांगी थी तो उन्होंने इस वादे पर मुझे इजाजत दी थी कि मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। उस वादे की वजह से मेरी जुबान बंदी है, वरना तो मैं तुम्हें बातों की ऐसी मार मारता कि तुम कयामत तक याद रखते। सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब बातें तुम्हें आ नहीं रही और इल्जाम दे रहे हो तुम जनाब X2 को। जोसेफ, तुम्हें मालूम है कि रात मेरे पास कुंडल झील की बदबू आई थी और वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा तो जोसेफ एकदम ही कांपने लग गया। होली फादर, अब हर तरफ तबाहियां ही तबाहियां होंगी। जोसेफ ने तर तर कांपते हुए कहा। मैंने उसे चील के अंडों का पता दे दिया था, अब वो यहाँ नहीं आ सकती। रोशनी ने कहा। रोशनी की बात सुनते ही जोसेफ का कांपना बंद हो गया और उसने ममनून नजरों से रोशनी की तरफ देखा। थैंक यू मिसी, बॉस के बाद आप ही ग्रेट हैं। जोसेफ ने रोशनी का शुक्रिया अदा किया। सुलेमान, खबरदार, जो तुमने आइंदा जोसेफ के बारे में कोई ऐसी बात की, मैं तुम्हें फौरन गोली मार दूंगी, समझे या नहीं समझे? यस मिस रोशनी, गलती हो गई मुझसे। जोसेफ, अब बताओ कि क्या कुछ करना है? इस मर्तबा नोमानी ने जोसेफ से कहा। नोमानी साहब, हमारा सारा सामान तो होटल में रह गया था, अब हमने वो सामान दोबारा खरीदना है। जोसेफ साहब, हमारी करेंसी भी बैगों में रह गई है, अब हम बगैर करेंसी के फिर रहे हैं। खावर ने कहा। कोई बात नहीं खावर साहब, ब्राजीलिया में बहुत से जुए खाने हैं, हम वहाँ से रकम बना लाते हैं। जोसेफ ने सादा लफ्जों में कहा। ओके। जोसेफ और तनवीर पहले जुए खाने जाएं और फिर मार्केट से मेकअप का सामान, असलहा और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान लेते आए। ओके सफदर, हम जाते हैं और 1.5-2 घंटों तक वापस आ जाते हैं। ओके, विश यू गुड लक, रोशनी ने उनसे कहा तो वो खड़े हो गए और फिर कमरे से बाहर निकल गए। नोमानी और सिद्दीकी गेट पर चले जाएं और निहायत मुस्ताद रहें। छत पर सफदर और सुलेमान चले जाएं और इर्द गिर्द गहरी नजर रखें। रोशनी ने कहा तो नोमानी, सिद्दीकी, सफदर और सुलेमान भी उठकर चले गए। मिस रोशनी, हम यहाँ बिल्कुल गैर महफूज हैं। कोठी का मालिक या स्टेट डीलर किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, खावर ने रोशनी से कहा। तुम ठीक कह रहे हो खावर, लेकिन यहाँ से जाना ज्यादा खतरनाक है। इस कोठी में अगर मालिक या प्रॉपर्टी डीलर आते हैं तो उन पर काबू पाना आसान होगा, क्योंकि उनका ताल्लुक हमारी फील्ड से तो नहीं, जबकि बाहर ज्यादा खतरा है। जीरो लैंड के एजेंट अब हमारी तलाश में होंगे, रोशनी ने उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहा। मिस रोशनी, जोसेफ और तनवीर बाहर गए हैं, जीरो लैंड वाले उन्हें भी तो देख सकते हैं ना? हाँ चौहान, इसका भी इम्कान है, लेकिन बहरहाल काम तो हमने करने हैं, इसीलिए जब काम करना होता है तो फिर रिस्क भी लेना ही पड़ता है, रोशनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, आप ठीक कहती हैं मिस रोशनी, मैं अभी जाके जरा गेट और छत का राउंड लगाऊं, रोशनी ने कहा और फिर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। खावर और चौहान ने इस बात में सर हिलाए और फिर रोशनी कमरे से बाहर चली गई। तुम कर्नल फरीदी से क्यों लड़े? सुपर बॉस ने फिन से कहा। उसका लहजा निहायत ही सख्त था। सुपर बॉस, मेरा इरादा उससे लड़ने का नहीं था, वो खुद ही मुझसे झगड़ पड़ा, फिंच ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। और तेरेसिया, तुमने जूलिया से झगड़ा क्यों किया? इस बार सुपर बॉस ने तेरेसिया से कहा। बॉस, जिस तरह कर्नल फरीदी ने फिन से खुद झगड़ा किया, उसी तरह जूलिया ने भी मुझसे खुद ही झगड़ा किया। हम उन लोगों से लड़ना नहीं चाहते, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हम तो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहते हैं
اور اب جبکہ ہم ان سے مایوس ہو چکے ہیں تو ہم ان کا دماغ نکال کر اپنے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی دماغی صلاحیتوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ باتیں تمہیں پہلے ہی بتائی جا چکی ہیں، سپر باس نے کہا، لیکن اس مرتبہ اس کا لہجہ نسبتاً نرم تھا۔ یہ سپر باس، آپ نے ہمیں بریفنگ دی تھی، سنگھی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سپر باس، تجربات کہاں تک پہنچے؟ اس مرتبہ نانوتا نے سپر باس سے سوال کیا۔ اس وقت وہ چاروں سپر باس کے سامنے موجود تھے۔ فنچ کرنل پریدی سے اور تیریسیا جولیا سے لڑ پڑی تھی اور اس لڑائی کے بعد سپر باس نے انہیں طلب کیا تھا۔ ایک بار تجربات ناکام ہو چکے ہیں، اب دوبارہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تجربات کب کامیاب ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان بہت ہی قابل ہیں سپر باس، وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، سنگھی نے کہا۔ اگر ہمارے سائنسدان تجربات میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ہم کچھ اور سوچیں گے۔ اب کرنل فریدی اور علی عمران ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، وہ سلور سٹی سے فرار تو نہیں ہو سکتے۔ اب یا تو انہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا یا پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس تیسرا راستہ اور کوئی نہیں۔ یس سپر باس، سلور سٹی سے کسی کا فرار ہونا ناممکن ہے، تیریسیا نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سپر باس اس کی بات کا جواب دیتا، اس کے جیب سے میوزک کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون سیٹ نکال لیا۔ یہ سیل فون سیٹ زیرو لینڈ کے سائنسدانوں کی ایجاد تھی اور زمینی ممالک کے تمام موبائل فون سسٹم سے ایڈوانس تھا۔ اس کا تعلق زیرو لینڈ کے سسٹم سے ہی تھا اور آج تک سپر پاورز اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی زیرو لینڈ کو ٹریس نہ کر سکے تھے، تو وہ اس کے موبائل فون سیٹ کو بھی چیک نہیں کر سکتے تھے۔ زیرو لینڈ کے تمام اہم ایجنٹوں کے پاس ان کے لیے خصوصی موبائل فون تھے۔ یس سپر باس اسپیکنگ۔ سپر باس، برازیلیا سے راکاشو بول رہا ہوں۔ ہاں راکاشو، تم نے فون کیوں کیا ہے؟ برازیلیا میں انچارج باس تو شان ہے۔ سپر باس، باس شان نے پاکیشیائی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ پاکیشیائی ایجنٹ باس شان اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے فرار ہو گئے۔ شان اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے اور تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ سپر باس، باس شان نے برازیلیا پہنچتے ہی چارج سنبھال لیا تھا اور ان کے حکم کے مطابق ہم کوٹی نمبر 50 بال اسٹریٹ میں محدود ہو گئے۔ جب مجھے باس شان اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو میں نے پورے برازیلیا میں پاکیشیائی ایجنٹوں کو تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملے۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نے نگل لیا۔ ایڈیٹ، وہ برازیل میں سیر و تفریح کی غرض سے نہیں آئے، وہ سلور سٹی کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم انہیں برازیلیا سٹی میں نہیں بلکہ جنگلوں میں تلاش کراؤ۔ یس باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ تم سب نے اٹھ کر اب جنگلوں میں ہی غائب نہیں ہو جانا، یہ کام تم اپنے اسسٹنٹ کے ذمہ لگا دو۔ کافرستانی ایجنٹوں کی ٹیم نے بھی برازیلیا پہنچنا ہے، تم نے انہیں ٹریس کر کے ان کا یقینی خاتمہ کرنا ہے۔ اور یہ بات دھیان سے سن لو کہ اگر تم اس کام میں ناکام ہو گئے تو میں تمہارے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دوں گا۔ سپر باس نے اس مرتبہ غراتے ہوئے کہا، غصے سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ یس سپر باس، کافرستانی ایجنٹوں کا لازمی خاتمہ ہو جائے گا۔ راکاشو کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب تم برازیلیا میں دوبارہ زیرو لینڈ کے انچارج ہو، سپر باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سپر باس، اوکے سپر باس، تھینک یو سپر باس، راکاشو کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پھر باس نے کال منقطع کی اور فون سیٹ جیب میں رکھنے کے بعد دوبارہ ان چاروں کی طرف دیکھا۔ سپر باس، عمران کے ساتھی اس راکاشو کے بس کی بات نہیں ہے، نانوتا نے مؤدبانہ لہجے میں سپر باس سے کہا۔ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اب ان کے تعاقب میں کسی اہم ایجنٹ کو بھیجنا بیکار رہے گا، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ سلور سٹی کی تلاش میں کسی نہ کسی جنگل میں پہنچ چکے ہوں گے۔ سپر باس، یہ تو طے ہے کہ وہ ساری عمر جنگلوں کی خاک چانتے رہیں، پھر بھی وہ سلور سٹی تک نہیں پہنچیں گے۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ کرنل فریدی یا علی عمران ہوتا تو پھر 01 پوائنٹس امید کی جا سکتی تھی، فنچ نے کہا۔ ہاں، اسی لیے اب ان کی طرف سے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ کسی جنگل میں پہنچ گئے تو کسی ادم خور قبیلے کے ہاتھ لگ جائیں گے یا پھر جنگلی درندوں کی خوراک بن جائیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا سپر باس، نانوتا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی کے ساتھی اگر برازیلیا میں ٹریس ہو جاتے ہیں تو راکاشو ان کا خاتمہ کر دے گا۔ سپر باس، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم میں سے کسی ایک کو برازیلیا بھیج دیں، تیریسیا نے کہا۔ نہیں، اس وقت تمہاری یہاں موجودگی ضروری ہے۔ جتنا تم کرنل فریدی اور علی عمران کو جانتے ہو، سلور سٹی میں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ سپر باس، آپ بہتر جانتے ہیں، تیریسیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سپر باس، فنچ نے سپر باس سے کچھ کہنا چاہا تو سپر باس کی جیب سے میوزک کی آواز سنائی دینے لگی۔ سپر باس جیب سے سیل فون نکالنے لگا تو فنچ خاموش ہو گیا۔
यस, सुपर बॉस स्पीकिंग। सुपर बॉस, राकाशु बोल रहा हूँ। हाँ राकाशु, अब क्या बात है? सुपर बॉस, मेरे आदमियों ने काफिरिस्तानी एजेंटों को ट्रेस करके उन्हें बेहोश कर दिया है। वो होटल ड्रीमलैंड में मौजूद थे। मेरे आदमी अब उन्हें बॉल स्ट्रीट वाले ठिकाने पर ला रहे हैं। वेल डन राकाशो, तुमने ये अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। थैंक यू सुपर बॉस। अब सुनो, जैसे ही वो काफिरिस्तानी एजेंट तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचे, तुमने उन सब का खात्मा कर देना है। अगर तुमने उन सब का खात्मा कर दिया तो तुम्हें जीरो लैंड में कोई अहम ओहदा मिल जाएगा। सुपर बॉस, उन सबको मैं अपने हाथों से गोलियां मारूंगा। जब तुम उन सब का खात्मा कर लो, उनकी लाशें महफूज कर लेना। मैं खुद आकर उनकी लाशों को देखूंगा और अपना इत्मीनान करूंगा कि ये वाकई कर्नल फरीदी के साथी हैं। ओके सुपर बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से राकाशो ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उसके साथ ही सुपर बॉस ने सेलफोन का सेट कान से हटाया और कॉल एंड का बटन दबा दिया। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे और उसे यकीन था कि राकाशो कर्नल फरीदी के साथियों का खात्मा कर लेगा। अंकल, आप पहले भी ब्राजील के जंगलात में आ चुके हैं? कैप्टन हमीद ने तारिक से पूछा। तारिक साहब कर्नल फरीदी के वालिद के दोस्त थे और बहुत बड़े सयाह थे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जंगलों में गुजरा था। उन्होंने एक सफेद नेवला भी पाला हुआ था, क्योंकि सफेद नेवला जंगली कबाइल में मुकद्दस जानवर समझा जाता था। जिसके पास सफेद नेवला होता, जंगली उसकी भी इज्जत करते थे। तारिक साहब की जिंदगी का चूंकि बेशतर हिस्सा जंगलों में गुजरा था, इसलिए उन्हें कई जंगली जुबानें भी आती थी। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन हमीद ने उन्हें बुलाया था और उनसे अपने साथ चलने की दरख्वास्त की थी। कैप्टन हमीद ने इस मुहिम के लिए रेखा, हरीश, इंस्पेक्टर जगदीश को भी कॉल कर लिया था। कर्नल फरीदी या कैप्टन हमीद किसी मुहिम पर रवाना हो रहे हो और उसकी खबर क्राइम रिपोर्टर अनवर और रशीदा को ना हो, ये मुमकिन ही ना था। लिहाजा वो भी कैप्टन हमीद के पास पहुंच चुके थे और वो भी उनकी टीम में शामिल हो गए थे, जबकि कासिम तो पहले ही तैयारी पकड़े बैठा था। अब कैप्टन हमीद की टीम में तारिक साहब, रेखा, हरीश, इंस्पेक्टर जगदीश, अनवर, रशीदा और कासिम शामिल थे। वो कुछ देर पहले ही ब्राजीलिया पहुंचे थे और उन्होंने ड्रीमलैंड होटल में 3 कमरे बुक कराए थे। एक कमरा रेखा और रशीदा के लिए और बाकी 2 मर्द हजरात के लिए थे। क्योंकि उन्होंने एक तवील सफर किया था, इसीलिए होटल पहुंचते ही सबसे पहले वो फ्रेश हुए और फिर एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए। खाना उन्होंने खामोशी के साथ खाया और खाने के बाद अब वो चाय पी रहे थे। चाय पीने के दौरान ही कैप्टन हमीद ने तारिक साहब से सवाल किया था। हमीद बेटे, दुनिया का कोई जंगल भी ऐसा नहीं जो मैंने ना देखा हो। अंकल, सुना है कि ब्राजील के जंगलात बहुत वसी रकबे पर फैले हुए हैं। क्या आपने ये सारे जंगलात देखे हुए हैं? रशीदा ने पुरतजस्सुस लहजे में तारिक साहब से सवाल किया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं रशीदा बेटी, ये जंगलात इतने घने और लामहदूद रकबे पर फैले हुए हैं कि खुद ब्राजीली गवर्नमेंट भी उनके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखती। मेरा ख्याल है कि अगर मेरी उम्र 200 साल की भी हो जाए और मैं ये सारी उम्र ब्राजील के इन्हीं जंगलात में गुजार दूं, तब भी ब्राजील के जंगलात मुकम्मल तौर पर नहीं देख सकूंगा। अंकल, सुना है कि ब्राजील के जंगलात में आदमखोर वहशी रहते हैं और वो मोटे आदमियों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। रशीदा ने संजीदा लहजे में तारिक साहब से कहा और फिर उसने तिरछी नजरों से कासिम की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर कासिम के चेहरे पर खौफ के तासुरात पैदा हुए थे। हाँ, ब्राजील के जंगलों में कई खूनख्वार आदमखोर कबाइल हैं और वो सिर्फ मोटे आदमियों का गोश्त ही नहीं बल्कि दुबले पतले इंसानों का गोश्त भी बड़े शौक से खाते हैं। तारिक साहब की ये बात सुनकर कासिम का खौफजदा चेहरा किसी हद तक नॉर्मल हो गया। तुम मुझको डराने वराने की कोशिश ना करो, मैंने बहुत से वहशियों को देखा हुआ है। अरे कासिम भाई, मैंने आपको डराने के लिए तो ये बात नहीं कही। मैंने अपनी मालूमात में इजाफे के लिए अंकल से सवाल पूछा था। मैं सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। और हाँ, ये तुमने मुझे भाई किस खुशी मुसी में कहा है। कासिम भाई, क्या आप मेरे भाई नहीं हैं? नहीं, मैं किसी कवारी मवारी फुलफलोटी को बहन समझकर अपनी शादी वादी का चांस वांस खराब नहीं करना चाहता। अरे कासिम भाई, आप तो शादीशुदा हैं। अगर आपकी बेगम को आपके ख्यालात की खबर हो गई तो वो आपको खूब मारेगी। वो चिपकली बेगम, साली माली, मैं उससे क्यों डरू मरूंगा? कासिम ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तो कैप्टन साहब बता रहे थे कि आप अपनी बेगम से बहुत डरते हैं। ये साला तो ऐसे बकवास मकवास करता रहता है। कासिम उस शेर का नाम है जो किसी से नहीं डरता वरता। अगर मैंने ये बात बताई हो तो गलत नहीं बताई। तुम लोग कासिम की कमर पर हंटरों के निशानात देख सकते हो और उससे पूछो कि ये हंटरों के निशानात कैसे बन गए। कैप्टन हमीद ने संजीदा लहजे में कहा। अबे कप्तान साले माले,
हंटर मुझे मेरा बाप मारता है अंकल, अब मुझे बाप ही ऐसा वैसा मिला है तो मैं क्या करूं? कासिम ने पहले कैप्टन से और फिर तारिक साहब से कहा, बुरी बात है कासिम बेटे, अपने वालिद के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप भी ठीक भी कहते हैं अंकल मंकल, अगर मेरी जगह आप होते तो फिर मैं आपसे पूछता कि बच्चू क्या हाल वाल है। कासिम बेटे, क्या तुम अपने वालिद साहब के साथ खुश नहीं हो? खुश अंकल, अगर आपको रोजाना 2-3 हंटर वंटर कमर पर लगते तो मैं आपसे पूछता कि आप खुश हैं? कासिम ने बदस्तूर मुंह बनाते हुए कहा। सिवाय तारिक साहब के बाकी सब अफराद कासिम की बातों पर ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, आपके वालिद साहब आपको रोजाना हंटर से क्यों मारते हैं? ये तो आप मेरे सेठ वेट बाप से पूछें, वो शायद चंगेज मंगेज खान की औलाद हैं। कासिम ने तारिक साहब से कहा, बेटा बुजुर्गों के बारे में ऐसे सोचते भी नहीं और उनके बारे में ऐसा कहते भी नहीं है। तारिक साहब ने एक मर्तबा फिर कासिम को समझाते हुए कहा, लेकिन ये बात उसकी समझ में आने वाली नहीं थी। बस अंकल मंकल, आप अल्लाह का शुक्र मुकर करो कि आपको वैसा बाप नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मैं आपसे पूछता, बोल मेरी मछली वछली कितना पानी? कासिम ने कहा। तारिक साहब ने उससे मजीद बहस करना मुनासिब ना समझा। वो समझ गए कि इस देवजात पर कोई भी बात असर करने वाली नहीं है। अंकल, अब हम काम की बातों की तरफ आते हैं, कैप्टन हमीद ने तारिक साहब से कहा। हाँ, फजूल बातों के बजाय काम की बातें होनी चाहिए। अंकल, अब आप सोचे कि हमने सिल्वर सिटी तक कैसे पहुंचना है। जो नक्शा और तफसीलात तुमने मुझे दी हैं, उनसे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, ब्राजीलिया में हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो ब्राजील के जंगलात और जंगलात में आबाद कबाइल के बारे में मुकम्मल तौर पर ही ना सही कुछ ना कुछ तो जानता हो। वो काफी देर तक सोचते रहे और काफी देर सोचने के बाद वो चौंके। आज से 6 साल पहले मैं ब्राजील के जंगलात की तरफ आया हुआ था। उन दिनों मुझे एक वहशी कबाइली आदमी मिला। उसे जदीद दुनिया देखने का बहुत शौक था। मैंने उसे जदीद दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया और ये भी अहम बात थी कि वो जिस कबाइली जुबान में बात कर रहा था वो जुबान मुझे समझ आती थी और मैं उसे बोल भी लेता था। मैं उसे जदीद दुनिया में लाया और 1 हफ्ते तक उसकी खिदमत भी की। उसका नाम लाकाशा था और उसके कबीले का नाम माबा था। फिर तो अंकल हमें फौरी तौर पर उस माबा कबीले में जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके उस लाकाशा से अहम बात मालूमात हो सके। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। बहुत देर से खामोश बैठी हुई रेखा ने कहा, जीरो लैंड वाले कर्नल साहब को अगवा करके ले गए हैं, मेहमान बनाकर नहीं ले गए। इस मर्तबा अनवर ने कहा, जीरो लैंड वाले काफिरिस्तान से कर्नल फरीदी और पाकिशिया से अली इमरान को अपने साथ ले गए हैं और उन दोनों को अगवा करके इसीलिए ले जाया गया है कि वो उन दोनों से कोई काम लेना चाहते होंगे। अगर उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाना मकसूद होता तो वो उन्हें अगवा करने के बजाय वहीं गोली मार देते। इस मर्तबा इंस्पेक्टर जगदीश ने कैप्टन हमीद से कहा, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन ये सोचकर हम बैठ तो न जाएंगे कि जीरो लैंड वाले कर्नल साहब को कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते। कैप्टन हमीद ने जगदीश से कहा, मेरा ख्याल है कि हमें ईस्ट सिटी जाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह वहाँ से कोई ना कोई रास्ता नजर आ ही जाएगा जो हमें हमारी मंजिल दिखा देगा। तारिक साहब ने कहा। सबने उनकी तायद में सर हिला दिए। अंकल, आप माबा कबीले को ढूंढ लेंगे? रेखा ने तारिक साहब से पूछा। हम तो अल्लाह के नाम पर निकले हुए हैं रेखा बेटी, वही असबाब पैदा करेगा और वही हमें मंजिल तक ले जाएगा। हमने तो सिर्फ हरकत करनी होती है, बरकत तो उसी ने डालनी होती है, तारिक साहब ने कहा। तारिक अंकल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए और ईस्ट सिटी की जानिब बढ़ना चाहिए। कैप्टन हमीद ने उनसे कहा तो वो खड़े हो गए। जैसे ही वो अपनी अपनी जगह से खड़े हुए, उन्हें कमरे में तेज बू का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बू से वो समझ गए थे कि ये बेहोश कर देने वाली गैस की बू है। लेकिन उनके सांस रोकने की कोशिश कामयाब ना हो सकी, क्योंकि उनके सांस बंद करने से पहले ही गैस उनके जहनों पर गलबा हासिल कर चुकी थी। इसीलिए उन सबके दिमाग बुरी तरह चकराए और फिर वो एक एक करके गिरते चले गए। उनके जहनों पर तारीक चादर फैलती चली गई। ब्लैक ज़ीरो भी ब्राजीलिया पहुंच चुका था और इत्तेफाक से उसे भी होटल ड्रीमलैंड में ही कमरा मिल गया था। उसी होटल में उसने कासिम को भी देख लिया। देवजात कासिम अगर इस होटल में था तो इसका मतलब ये था कि उसके बाकी साथी भी यही होंगे। कमरे में अपना सामान रखने के बाद वो नीचे हॉल में आ गया। हॉल में बैठकर उसने चाय पी और उसके बाद वो काउंटर पर गया। काउंटर गर्ल ने कारोबारी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। यस सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ?
آپ نے مجھے بہت ہی اچھا کمرہ دیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کاؤنٹر گرل سے کہا۔ تھینک یو سر، کمرہ آپ کو پسند آیا اور آپ نے تعریف کی۔ مجھے برازیلیا کی سیر کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے ایک کار کی بھی ضرورت پڑے گی۔ سر، کار بھی آپ کو مل جائے گی۔ کار آپ ڈرائیور کے ساتھ لیں گے یا بغیر ڈرائیور کے؟ میں برازیلیا کئی بار آیا ہوں، اس کی سڑکیں، گلیاں اور کالونیاں میری دیکھی ہوئی ہیں، اسی لیے مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ سر، ہوٹل کی پارکنگ میں ڈارک براؤن کلر کی نسان کار موجود ہے جس کا نمبر B4400 ہے۔ وہ کار بھی میں آپ کے لیے ابھی بک کر لیتی ہوں۔ شکریہ، کار اچھی کنڈیشن کی ہے نا؟ یس سر، ابھی یہ کار پچھلے مہینے ہی خریدی گئی ہے۔ اوکے، ایک بار پھر آپ کا شکریہ، بلکہ بہت زیادہ شکریہ۔ سر، اپنے گاہکوں کی خدمت کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ کاؤنٹر گرل نے کاروباری جملہ ادا کیا۔ تھینک یو، آپ کار کی چابی مجھے دے دیں۔ سر، یہ لیں کار کی چابی۔ تھینک یو مس۔ سر، میرا نام لاشانہ ہے، آپ کی طرح آپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، بلیک زیرو نے کاؤنٹر گرل سے کہا، اور اس دفعہ کاؤنٹر گرل کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ کاروباری نہیں بلکہ اپنی تعریف سن کر انسان جس طرح خوش ہوتا ہے۔ کاؤنٹر گرل لاشانہ بھی اسی طرح خوش نظر آ رہی تھی۔ بلیک زیرو نے اس سے کار کی چابی لی اور پھر وہ ہال سے باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں کوئی واضح خاکہ نہیں تھا کہ اس نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ اسے فی الحال ایسے ہی برازیلیا شہر کا چکر لگانے کی سوچی۔ یہ سوچ کر وہ پارکنگ میں آ گیا اور اس نے اپنی مطلوبہ کار کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ سر، کیا آپ اپنی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں؟ پارکنگ بوائے نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس ہوٹل سے کار رینٹ پر لی ہے اور اس کا نمبر B4400 ہے اور رنگ ہے اس کا ڈارک براؤن۔ سر، وہ کار اس طرف کھڑی ہے، آئیے میں کار تک آپ کی رہنمائی کر دوں۔ تھینک یو بوائے، بلیک زیرو نے اسے ٹپ دینے کے ساتھ ساتھ کہا۔ یو آر ویلکم سر۔ بلیک زیرو نے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار واقعی نہیں تھی۔ اس نے اسے سٹارٹ کیا اور پھر وہ کار کو پارکنگ سے باہر لے آیا۔ جوزف کے تمام لباسوں میں بٹنوں میں ایک بٹن مخصوص مائک کے تھے جس سے بلیک زیرو اپنی ٹیم کی باتیں سنتا تھا اور ان کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ اس کے ساتھی زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کی قید میں آ گئے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا اور آزاد ہو گئے تھے۔ اب وہ برمیا سٹی جا رہے تھے۔ برمیا سٹی کے بارے میں جوزف نے معلومات حاصل کی تھی۔ بلیک زیرو کا ارادہ بھی برمیا سٹی ہی جانے کا تھا، لیکن اس نے قاسم کو دیکھ کر اپنا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیپٹن حمید کی ٹیم کس سمت جانا چاہتی ہے، اور کیپٹن حمید کی ٹیم چونکہ ابھی برازیلیا پہنچی تھی اسی لیے ان لوگوں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ابھی ریسٹ کرنا تھا، اور اس دوران بلیک زیرو نے برازیلیا شہر کا ایک چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح شاید اسے بھی کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ وہ ہوٹل سے باہر آیا اور اس کی کار ایک طرف بڑھ گئی۔ اس کی کار کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ آہستہ رفتار سے کار چلاتا ہوا ہوٹل کے عقبی سڑک پر آ گیا۔ وہاں ٹریفک بہت ہی کم تھی اور پھر اچانک ہی اس کی نظر ایک گلی میں پڑ گئی۔ وہ چونک اٹھا کیونکہ گلی میں ایک وین کھڑی تھی اور اس نے چند آدمیوں کو دیکھا جو ایک گرانڈیل جسم کو وین میں ڈال رہے تھے۔ گرانڈیل جسم آدمی کو دیکھ کر بلیک زیرو کو فوراً ہی قاسم کا خیال آ گیا۔ یہ یقیناً قاسم ہی تھا جسے وہ لوگ وین میں ڈال رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کیپٹن حمید کی ٹیم کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ بلیک زیرو نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے صرف ایک ہی نظر اس وین کو دیکھا اور پھر اس کی کار آگے بڑھ گئی، لیکن اس ایک ہی نظر میں اسے ساری سچویشن سمجھ آ گئی تھی۔ اس کی کار نہایت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ بیک میرر سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 40-50 میٹر آگے جا کر اس نے کار سائڈ پر روک لی۔ اسے یہاں سے بھی وہ گلی نظر آ رہی تھی جس گلی میں اس نے وین دیکھی تھی۔ وہ گلی اسے آگے سے بند بھی دکھائی دی تھی، اسی لیے وہ مطمئن تھا کہ وین گلی سے نکل کر روڈ پر ضرور آئے گی۔ بلیک زیرو کو وہاں رکے ہوئے 3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے وین کو گلی سے نکلتے دیکھا۔ وین گلی سے باہر آنے کے بعد اس کے مخالف سمت میں بڑھنے لگی۔ اس نے بھی کار موڑی اور پھر وہ وین کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ نہایت ہی احتیاط سے وین کا تعاقب کر رہا تھا۔ بلیک زیرو 3 بار برازیلیا آ چکا تھا اور اب بھی اس نے برازیلیا کا تفصیلی نقشہ دیکھ لیا تھا، اسی لیے اسے یہاں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ برازیلیا کے اکثر روڈ اور کالونیوں سے وہ واقف تھا، اسی لیے وہ نہایت ہی اطمینان سے وین کا تعاقب کرتا رہا۔ اس کی جیب میں گیس پسٹل اور مشین پسٹل موجود تھے۔ مشین پسٹل پر سائلنسر بھی فٹ تھا۔ وہ وین کا تعاقب کرتے ہوئے برازیلیا کے علاقے بال سٹریٹ پہنچ گیا۔ وین بال سٹریٹ کی ایک کوٹھی کے گیٹ کے قریب پہنچ کر رک گئی اور وین کے ڈرائیور نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا۔ جب کوٹھی کا گیٹ کھل گیا
تو بلیک زیرو کی کار گیٹ کے قریب سے گزر رہی تھی، لیکن بریک زیرو کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ بلیک زیرو کافی آگے آ گیا۔ کافی آگے جانے کے بعد اس نے کار روکی اور پھر کار موڑ کر واپس گیا۔ وین جس کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوئی تھی اس پر صرف نمبر درج تھا، نمبر پر 50 لکھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ قریب ہی اسے ایک پبلک پارکنگ نظر آ گئی اور اس نے کار وہاں پارک کی۔ کار کو لاک کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بار پھر کوٹھی نمبر 50 کے قریب پہنچا، لیکن یہاں پہنچ کر بھی وہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند قدم آگے جانے کے بعد ایک ذیلی سڑک آ گئی۔ وہ اس ذیلی سڑک پر چند قدم مزید چلنے کے بعد 50 نمبر کوٹھی کی عقبی گلی میں داخل ہوا۔ اس گلی میں کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا، البتہ گلی میں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ بلیک زیرو نے آگے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے کوٹھی نمبر 50 کی عقبی دیوار سے ایک ڈرم لگایا اور پھر اس پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے احتیاطاً ایک مرتبہ پھر آگے پیچھے دیکھا اور چند لمحوں بعد وہ دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور کوٹھی کے اندر 3-4 گیس کیپسول فائر کیے۔ گیس کیپسول فائر کرتے وقت اس نے اپنا سانس روک لیا تھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد اس نے آہستہ سے سانس لی۔ گیس فضا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ پھر اس نے بھرپور سانس لی اور اس کے بعد اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے نیچے کودنے سے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ ایک پودے کے پیچھے دبک گیا۔ تقریباً 2-3 منٹ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے مشین پسٹل نکال لی۔ وہ نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ اصل عمارت وہاں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ بلیک زیرو چوکنا انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ کمروں کے قریب پہنچا تو اسے فرش پر 4 بے ہوش آدمی پڑے دکھائی دیے۔ ان کی مشین گنیں ان کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھا اور ان کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے کیپٹن حمید اور اس کے ساتھی نظر آ گئے۔ بلیک زیرو ان سب سے واقف تھا۔ کیپٹن حمید اور قاسم کے علاوہ طارق صاحب، ریکا، انسپیکٹر جگدیش، ہریش انور اور رشیدہ تھے۔ سب کے سب بے ہوش تھے۔ اس کمرے میں ان کے علاوہ 4 اور افراد بھی تھے۔ بلیک زیرو نے کمرے میں نظریں دوڑائی اور پھر اس کی نظر ایک الماری پر ٹھہر گئی۔ اس نے الماری کو کھول کر دیکھا، اسے میڈیکل باکس کی تلاش تھی۔ اس نے الماری سے میڈیکل باکس نکال کر میز پر رکھا۔ اس میں سے اینٹی گیس انجیکشن موجود تھے۔ اس نے ایک انجیکشن تیار کیا اور سب سے پہلے کیپٹن حمید کو لگایا۔ اس کے بعد طارق صاحب اور انسپیکٹر جگدیش کو بھی انجیکشن لگایا اور پھر ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کیپٹن حمید کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور پھر مزید تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ کون ہو تم؟ میں تو تمہارا ایک ہمدرد ہوں۔ یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہیں۔ ان کے کچھ ساتھی باہر بھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں، طارق صاحب اور انسپیکٹر جگدیش کو اینٹی گیس انجیکشن لگا دیا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ بلیک زیرو نے کیپٹن حمید سے کہا تو اس نے طارق صاحب اور انسپیکٹر جگدیش کی طرف دیکھا۔ ان کے جسموں میں بھی حرکت ہو رہی تھی۔ یہ زیرو لینڈ والوں کا ایک پوائنٹ ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جناب، اپنا تعارف تو کراتے جائیں، کیپٹن حمید نے بلیک زیرو سے کہا، لیکن اس نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو کیپٹن حمید اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ طارق صاحب اور انسپیکٹر جگدیش ہوش میں آ چکے تھے۔ کیپٹن حمید نے میڈیکل باکس میں سے ایک اینٹی گیس انجیکشن نکالا اور انجیکشن تیار کر کے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لگا دیا۔ اس کی اس کارروائی کے دوران انسپیکٹر جگدیش اور طارق صاحب کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ کیپٹن حمید سب کو انجیکشن لگا چکا تو انسپیکٹر جگدیش واپس کمرے میں آیا۔ کیپٹن حمید، 4 آدمی تو باہر کمروں کے قریب ہی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، 3 آدمی گیٹ کے قریب بے ہوش پڑے ہیں۔ یہ کون ہے اور انہیں کس نے بے ہوش کیا؟ انسپیکٹر جگدیش نے پوچھا۔ یہ زیرو لینڈ کے ایجنٹ ہے جو کہ ہمیں بے ہوش کر کے اغوا کر کے لائے تھے۔ ہمارے ایک انجان ہمدرد نے انہیں بے ہوش کر دیا اور ہمیں ہوش دلایا ہے۔ اب ہم نے ان سے سلور سٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن اس کوٹھی میں نہیں کیونکہ یہ زیرو لینڈ والوں کی ہے۔ یہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دوران اس کے سب ساتھی ہوش میں آ گئے اور اس نے اپنی باتیں بھی دہرا دی۔ جگہ کا بندوبست میں کر کے آتی ہوں، ریکا نے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے 7 والی کوٹھی کے مکینوں کو بے ہوش کر دیا ہے۔ ان سب کو وہی لے چلتے ہیں اور ان سے وہی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان دونوں کوٹھیوں کی تو جنوبی دیوار بھی ایک ہی ہے۔
इन सबको उसी दीवार की दूसरी तरफ फेंक देते हैं। इंस्पेक्टर जगदीश ने कहा, क्योंकि वो सारी कोठी का जायजा ले चुका था। ओके, मेडिकल बॉक्स, रस्सियों का बंडल और जरूरत का दीगर सामान भी साथ लेते चलो। कैप्टन हमीद ने अपने साथियों को हिदायत दी और तकरीबन 10 मिनट बाद न सिर्फ खुद साथ वाली कोठी में पहुंच चुके थे, बल्कि उन्होंने जीरोलैंड के तमाम एजेंटों को भी बांधकर उस कोठी में पहुंचा दिया था। अब वो सब एक बड़े कमरे में मौजूद थे। रेखा, इस कोठी में कितने लोग मौजूद थे? फिलहाल तो सिर्फ 2 खवातीन हैं। मैंने उन्हें बेहोश करके किचन में डाल दिया था। हरीश, तुम गेट पर चले जाओ, अगर कोई आ जाए तो तुम उसे संभाल लेना। ओके सर। अनवर, तुम छत पर चले जाओ और इर्द गिर्द का ख्याल रखो। अब ये कैसे मालूम होगा कि इनका इंचार्ज कौन है? किसी एक आदमी को होश में ले आओ और उसे पूछ लो। ओ यस, ये तो बहुत ही आसान हल है। लगता है इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। साले कप्तान वफ्तान, इस वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग विभाग तो किसी वक्त भी काम नहीं करता। कासिम ने कैप्टन हमीद से कहा। कैप्टन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन रशीदा और तारिक साहब के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कैप्टन हमीद कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो उस वक्त मसरूफ था और उस मिशन की सारी जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उसे एहसास भी था, लिहाजा वो कासिम की बातों पर खामोश रहा। उसने एक एंटी गैस इंजेक्शन तैयार किया और उसका थोड़ा सा हिस्सा बेहोश आदमियों में से एक को लगा दिया। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद वो आदमी होश में आ गया। जैसे ही वो होश में आया, उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो रस्सी से बंधा था, इसीलिए वो उठ ना सका। उठने में नाकामी के बाद उसने कैप्टन हमीद और उसके साथियों की तरफ देखा और उसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभरे। बेहोश तो हम तुम्हें करके लाए थे, फिर तुम होश में कैसे आ गए और हम सब बेहोश कैसे हो गए? तुम हैरान बाद में होते रहना। पहले ये बताओ कि तुम्हारा इंचार्ज कौन है? राकाशो। हमारा इंचार्ज राकाशो है। इनमें से राकाशो कौन है? नीली पैंट और सुर्ख शर्ट वाला राकाशु है। ओके, बाकी तुम सब फौरी छुट्टी करो, कैप्टन हमीद ने करख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल भी निकाल लिया। उस मशीन पिस्टल पर साइलेंसर भी फिट था। अपनी जरूरत का असलहा भी उन्होंने साथ वाली कोठी से लिया था। कैप्टन हमीद के चेहरे के तासुरात देखकर उस आदमी का चेहरा खौफजदा हो गया। उसे यकीन हो गया कि उसके और मौत के दरमियान ज्यादा फासला नहीं। मुझे मत मारना, उसने घबराए हुए लहजे में कहा। लेकिन कैप्टन हमीद ने भला उसकी बात कहाँ मानना थी। उसने मशीन पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया और सबसे पहले वही आदमी फायरिंग की जद में आया। चंद सेकंडों में ही सिवाय राकाशों के बाकी सब गोलियों का निशाना बन चुके थे। उन सब का खात्मा करने के बाद कैप्टन हमीद ने कासिम की तरफ देखा। तुम कितने जालिम वालिम आदमी हो साले कप्तान, तुमने इतने सारे आदमियों को गोलियां वोलियां मार दी और परेशान भी नहीं हुए। अंकल, कासिम मुझे ज्यादा ही तंग करता है। इस मौके पर मैं इसे भी गोली मार देता हूँ, मेरी जान छूट जाएगी इससे, कैप्टन हमीद ने तारिक साहब से कहा और मशीन पिस्टल का रुख उसकी तरफ कर दिया। कैप्टन हमीद की बात सुनते ही कासिम के चेहरे पर जलजले के से तासुरात पैदा हुए। कप्तान भाई, मैं तो मजाक करता है। अगर तुम मजाक बर्दाश्त नहीं करते मरते तो मेरी तौबा, मैं आइंदा मजाक नहीं करूंगा, कासिम ने घबराए हुए लहजे में कहा और साथ ही उसने अपने कानों को भी हाथ लगा लिया। नहीं, मैं तुम्हें जरूर गोली मारूंगा, कैप्टन हमीद ने सख्त लहजे में कासिम से कहा। कप्तान भाई, अगर मैं गया तो तुम्हारी दूसरी भाभी शादी से पहले ही बेवा मेवा हो जाएगी। अच्छा, दूसरी के बेवा होने का एहसास है और पहली जो घर में बेटी है उसका एहसास नहीं, कैप्टन हमीद ने तंजिया लहजे में कहा और साथ ही उसने ट्रिगर पर मामूली सा दबाव डाला। वो सारी चिपकली बेगम बेवा मेवा होकर उसे क्या फर्क पड़ेगा कप्तान भाई, मैं भाभी की वजह से ही तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे उसका एहसास ना होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें गोली मारता। शुक्रिया मुकरिया साले माले कप्तान, कैप्टन हमीद ने उसकी तरफ से तवज्जो हटाई और फिर वो राकाशों की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने सिरिंज में बचा हुआ इंजेक्शन उसे लगाया और फिर उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद राकाशो होश में आ चुका था। तुम्हारा नाम राकाशु है और तुम ब्राजीलिया में जीरोलैंड के इंचार्ज हो। कौन राकाशु और कौन सी जीरोलैंड? मैं तो इन दोनों नामों के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, तुम भी बेकार आदमी हो। बेकार आदमियों को तो मैं जिंदा रखने का कायल ही नहीं। देख लो कि तुम्हारे बहुत से साथी चूहों की तरह मरे पड़े हैं, कैप्टन हमीद ने करख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल का रुख राकाशो की तरफ किया तो वो एकदम चीख पड़ा। गोली मत चलाना, मैं राकाशो ही हूँ, उसने चीखते हुए कहा। मैं मानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से इसका इकरार सुनना चाहता हूँ, कैप्टन हमीद ने बदस्तूर करख्त लहजे में कहा। अपने साथियों की लाशें देखकर वो कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो गया था। हाँ, मैं यहाँ का मकामी इंचार्ज हूँ। फिर तुम तो सिल्वर सिटी के बारे में भी जानते होगे।
نہیں، میں سلور سٹی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، جتنا جانتے ہو اتنا ہی بتا دو، کیپٹن حمید نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ زیرو لینڈ میں ایک نیا شہر آباد کیا گیا ہے جسے سلور سٹی کہتے ہیں۔ سلور سٹی زیرو لینڈ میں آباد نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں برازیلیا کے جنگلات میں کہیں آباد کیا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ زیرو لینڈ کے مقامی انچارج کو کوئی خاص اہمیت تو حاصل نہیں ہوتی، وہ تو بس ایک غلام کی طرح ہوتا ہے۔ پھر تو تم ہمارے لیے بیکار ہی ثابت ہوئے۔ بیکار آدمیوں کے متعلق میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں انہیں ایک سیکنڈ میں بھی زندہ نہیں چھوڑتا، کیپٹن حمید نے کہا، اور اس نے ایک بار پھر مشین پسٹل کا رخ راکاشو کی طرف کیا اور ساتھ ہی کیپٹن حمید کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھر آئے۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتا، لیکن میں ایک ٹپ دے سکتا ہوں، اس سے شاید تمہیں کوئی مدد مل سکے، راکاشو نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا بولو، کیا ٹپ ہے؟ لائم کالونی کی کوٹھی نمبر 3 میں مسٹر جیمسن پال رہتے ہیں۔ ان کے پاس کبھی کبھی ایک قبائلی آتا ہے جو کہ برازیل کے کسی جنگلی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے ایک بار مسٹر جیمسن پال کو بتایا تھا کہ اس نے ایک دفعہ جنگل میں کسی سیاہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اترتے دیکھا تھا۔ بادل کے سیاہ ٹکڑے کو جنگل میں اترتے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا، لیکن مسٹر جیمسن پال نے اس کی اس بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ یہ بات یقین کرنے والی ہی نہیں۔ بادل بلند و بالا پہاڑوں پر تو اڑتے دکھائی دیتے ہیں اور انہیں چھوا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جنگل میں وہ کیسے اتر سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہوا ہے کہ زیرو لینڈ کے اہم ایجنٹوں کے پاس ایئر کار ہے جو زیرو لینڈ والوں کی ایجاد ہے، اور وہ فضا میں سفر کرتی ہے۔ جب وہ فضا میں سفر کر رہی ہو تو پھر اس کے ارد گرد سیاہ بادل کا ٹکڑا موجود ہوتا ہے جو کہ شاید مخصوص گیس سے بنا ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے ایئر کار کو دنیا کی کوئی مشین نہیں دیکھ سکتی اور وہ بے خوف و خطر ہو کر سفر کرتے ہیں۔ وہ یقیناً اسی ایئر کار میں سلور سٹی آتے چاہتے ہوں گے، راکاشو نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر جیمسن پال کے پاس جو جنگلی آتا ہے وہ برازیلیا کے کس جنگلی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس مرتبہ طارق صاحب نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب بھی مسٹر جیمسن پال ہی دے سکتے ہیں۔ بات تو وہی آ گئی نا کہ تم ہمارے لیے بیکار ہو، کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر بھی دبا دیا۔ بے آواز گولیاں راکاشو کے سینے میں لگی اور اس کے سینے سے خون بہنے لگا۔ عمران، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں زیرو لینڈ کیوں لایا گیا ہے؟ سنگی نے عمران سے پوچھا۔ اس وقت سنگی اور تیریسیا عمران کے سامنے تھے جبکہ جولیا کو عمران سے دور کر دیا گیا تھا۔ چچا، اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ زیرو لینڈ نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عمران نے سنگی سے کہا تو وہ غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت سمجھدار ہو، ٹھیک ہے یہ زیرو لینڈ نہیں، یہ سلور سٹی ہے، لیکن میرا سوال وہی ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ تیریسیا سے میری شادی، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے بھلا؟ بہت خوش فہمی ہے تمہیں اس بارے میں، تیریسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ میری خوش فہمی نہیں ہے ڈیئر تیریسیا، بلکہ بزرگوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کے گھر جلد سے جلد آباد ہو جائیں، اور تم جانتی ہو کہ چچا کو بزرگوں میں خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نے شوخ لہجے میں تیریسیا سے کہا تو اس کا منہ اور زیادہ پھول گیا۔ عمران، تم پر بہت برا وقت آنے والا ہے، تمہاری ساری شوخی ختم ہو جائے گی، تیریسیا نے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو تیریسیا ڈیئر، شادی کے بعد سے انسان کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو بھتیجے، آج کل کے نوجوان بزرگوں کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے چچا، بہرحال تم کہو، میں تمہاری بات غور سے سنوں گا کیونکہ میں تو تمہارا فرمانبردار بھتیجا ہوں۔ عمران، تم یہ بات تو جانتے ہو کہ زیرو لینڈ سائنسی ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے، کاش تم اپنی سائنسی ترقی کو مثبت کاموں میں استعمال کرتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، تمہیں نہیں۔ اوکے آل اوکے، اب تم آگے بولو۔ تمہیں یہاں اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ تمہارا دماغ حاصل کر لیا جائے۔ تیریسیا ڈیئر، اگر میرے پاس دماغ ہوتا تو کیا میں تم سے دل لگا لیتا؟ ان بچکانہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا عمران، ہم تمہیں حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارا دماغ حاصل کریں گے اور پھر اسے مخصوص پروسیس سے گزار کر تمہارا دماغ سپر چیف استعمال کریں گے۔ جیسے ہی دماغ نکالنے کے لیے تمہاری کھوپڑی کھولی جائے گی تم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چچا، یہ تو بہت ہی خوفناک سچویشن بتائی ہے تم نے۔ ہاں، جتنا تم تصور کر سکتے ہو اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن ہے۔ سنگی چچا، پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمران، اب تمہارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، اس مرتبہ تیریسیا نے عمران سے کہا، اور وہ راستے کون کون سے ہیں؟ پہلا راستہ تو عیش و آرام کا ہے،
इख्तिदार और मालो दौलत हुस्न जवानी का है। हाँ, और दूसरा रास्ता किस चीज का है? वैसे वो जानता था कि जीरो लैंड वाले उसे क्या चाहते हैं। जीरो लैंड के बड़ों की कब से ख्वाहिश थी कि इमरान और कर्नल फरीदी हर हाल में उनके साथ आ मिले, लेकिन वो लोग उन दोनों को अपने साथ मिलाने में आज तक कामयाब नहीं हो सके थे। और दूसरा रास्ता मौत की तरफ जाता है। इमरान, तुम इन बातों को अच्छी तरह समझते हो, सिंगी ने कहा, और तुम ये बात भी अच्छी तरह जानते हो कि मुझे साथ मिलाने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इमरान ने पहले से भी ज्यादा संजीदा लहजे में कहा तो सिंगी तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगा। इमरान, तुम इस वक्त सिल्वर सिटी में हो और यहाँ से फरार होना नामुमकिनात में से है। मैं यहाँ से फरार होने के बारे में सोच ही नहीं रहा। भला जहाँ तिरेसिया हो वहाँ से फरार होने का कौन सोचेगा? इमरान की बात सुनकर तिरेसिया के दिल में हलचल मच गई थी। वो दिल से इमरान को चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इमरान एक पत्थर है जो कभी भी उसका नहीं बन सकता। फिर भी उसके दिल में इमरान की मोहब्बत की शमा जलती रहती थी। अब भी इमरान की बात सुनकर उसके दिल की अजीब हालत होने लगी थी, लेकिन उसने अपनी ये कैफियत न इमरान पर जाहिर होने दी और न ही सिंगी पर, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात आ गए। लोग बिल्कुल सच कहते हैं कि तुम फजूल बातों के एक्सपर्ट हो, तिरेसिया ने गुस्से से कहा। कितने अफसोस की बात है कि तुम भी लोगों की बातों में आ जाती हो, हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि लोग मोहब्बत करने वालों के खिलाफ बातें करते ही हैं। शट अप, जो बात सिंगी तुम्हें बता रहा है वो गौर से सुनो। देखो तिरेसिया, तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी में चचा कीदू को नहीं आना चाहिए। चचा कीदू? कौन चचा कीदू? सिंगी ने हैरत भरे लहजे में इमरान से कहा। लव स्टोरी में अगर कोई दुल्हन आ जाए तो उसे चचा कीदू कहते हैं। अब भी नहीं समझे? सुनो इमरान, गौर से मेरी बात सुनो, तिरेसिया ने संजीदा लहजे में कहा। सुनो, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हारा दिमाग निकालने से पहले हम तुम्हारे सामने जूलिया के कई टुकड़े करेंगे। उसके जिस्म की एक एक बोटी अलग हो जाएगी। तुम अपनी सी कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। शायद नहीं, यकीनन अब हम कामयाबी के बहुत करीब हैं। मुझे एक अरसा हो गया है तुम्हारी कामयाबी के दावे सुनते हुए। अब ये खाली दावे नहीं है इमरान, अगर तुम हमारे साथ शामिल हो गए तो देखोगे कि सारी दुनिया एक मुल्क में बदल दी जाएगी और उस मुल्क पर हमारी हुक्मरानी होगी। तिरेसिया ने एतमाद भरे लहजे में कहा। और तुम्हारे साथ मैंने शामिल होना नहीं, इमरान ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम हमारे साथ शामिल ना हुए तो फिर हम तुम्हारी रूह को इस दुनिया से निकलने नहीं देंगे। तुम्हारे जिस्म से निकलकर वो इसी दुनिया में भटकती रहेगी और जब वो हमारी हुक्मरानी को देखेगी तो चीखेगी, चिल्लाएगी और पछतावे उसे बिच्छू की तरह डंक मारेंगे। तिरेसिया ने इस मर्तबा गुर्राते हुए कहा। अच्छा, तुमने इंसानी रूह पर भी इख्तियार हासिल कर लिया? इमरान ने बदस्तूर तंजिया अंदाज में कहा। अभी नहीं, लेकिन हम लोग साइंस में इस कदर आगे हैं कि हम इस पर भी तजुर्बात करेंगे, सिंगी ने कहा। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साइंस के दायरे इख्तियार में नहीं आती, और रूह है क्या ये तुम कभी समझ ही नहीं सकोगे। हम तुमसे रूह के मौजू पर बहस नहीं कर रहे इमरान, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम हमारे साथ शामिल हो रहे हो या नहीं। सिंगी ने इस मर्तबा करख्त लहजे में कहा। चचा सिंगी, तुम भी ढीठ मट्टी के बने हुए हो। मैं हजारों मर्तबा कह चुका हूँ कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इमरान ने एक मर्तबा फिर तंजिया लहजा इख्तियार करते हुए कहा तो सिंगी ने उसे घूर कर देखा। तिरेसिया, तुम जूलिया को बिग रूम में पहुंचा दो, फिर इमरान को भी वहां ले चलेंगे और इसके आंखों के सामने जूलिया के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सिंगी ने सर लहजे में तिरेसिया से कहा। तुम ठीक कह रहे हो सिंगी, इस ढीठ आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तिरेसिया ने कहा। उसके साथ ही उसने भी इमरान को घूर कर देखा और फिर वो कमरे से बाहर निकल गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इमरान सीरीज की ये कहानी पसंद आ रही होगी। हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।